लिनमो का फायरबॉल स्पेल अचानक समझदार हो गया। उसमें न सिर्फ अपनी चेतना जाग गई, बल्कि उसने उसे एक बेकार जादूगर कहकर कोसा भी। ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसका प्लान खुद से लेवल अप करने का था। उसने सोचा कि वो रो रोकर उससे रुकने की भीख मांगेगा, पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो तो खुश नजर आ रहा था। उसकी माँ शहर की सबसे बड़ी मैजिक पोशन कॉर्पोरेशन की मालकिन थी। उसके पिता शहर के डिफेंस कमांडर थे, जिन्हें रेजिंग थंडर गॉड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता था। एक अमीर बाप का बेटा होने के नाते जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, क्या जिंदगी मजेदार नहीं है? लेकिन उसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो ये था कि सिर्फ 1 घंटा ही बीता था कि उसका स्टेटस पैनल पागलों की तरह नोटिफिकेशन दिखाने लगा। उसका फायरबॉल स्पेल एक लंबा सफर तय करने के बाद जियांगहाई शहर के दक्षिण में ग्रीन जेड के मैदानों में पहुंच गया था। चेतावनी, आगे एक दुश्मन है। लेवल 1 का एक नुकीले दांतों वाला खरगोश घास चरते हुए पाया गया। ये देखकर फायरबॉल स्पेल तिरस्कार से हंस पड़ा। बस इतना ही? इसे भी कोई मॉन्स्टर कहता है क्या? मुझे हंसाने आया है क्या? अगले ही पल फायरबॉल स्पेल ने तेजी से हमला कर दिया। उसने नुकीले दांतों वाले खरगोश के 2 सामने वाले दांतों पर सटीक निशाना लगाया और उसे सफलतापूर्वक मार गिराया। अनुभव +5, स्किल प्रोफिशिएंसी +1। लेकिन फायरबॉल स्पेल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे लगा कि इस तरह के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स से थोड़ा सा अनुभव मिलना उसकी शान के खिलाफ एक अपमान था। वह और भी ताकतवर दुश्मन की तलाश में तेजी से आगे बढ़ा और चिल्लाया, मैं 10 से लड़ना चाहता हूँ। स्टेटस पैनल पर दिख रहे बैटल लॉग की हर लाइन को देखकर लिनमो गहरी सोच में पड़ गया। इसका मतलब ये था कि भले ही फायरबॉल स्पेल घर छोड़कर चला गया था, वो अब भी उसकी स्किल का ही एक हिस्सा था। हाँ, घर बैठे बैठे आसमान से अनुभव की बारिश हो रही थी। जब तक स्किल मेहनत से ग्राइंड करती रहेगी, तब तक भले ही वो बिस्तर पर सोता रहे, उसका लेवल और स्किल प्रोफिशिएंसी दोनों तेजी से बढ़ते रहेंगे। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि स्किल के पास अपना दिमाग था और वो मॉन्स्टर से लड़ने में अपने मालिक यानी उससे भी बेहतर थी। ये सोचकर वो खुशी से पीछे की ओर झुका और तकिए को थोड़ा और ऊंचा कर लिया। उसने ऐसे ही पड़े पड़े ड्रामा देखने का मन बना लिया था, लेकिन अगले सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे हैरान कर दिया। क्योंकि आपकी स्किल में अविश्वसनीय समझ है, उसने खुद को एक ऊंचे दर्जे की स्किल में विकसित कर लिया है, मल्टी स्प्लिट एक्सप्लोसिव फायरबॉल। ये पलक झपकते ही 15 फायरबॉल में बढ़कर एक बड़े इलाके में हमला कर सकती है। टारगेट से टकराने के बाद ये दूसरा धमाका भी करती है। बाप रे, ऐसा भी हो सकता है क्या? वो तुरंत बिस्तर से उछल पड़ा। मल्टी स्प्लिट एक्सप्लोसिव फायरबॉल भले ही एक प्राइमरी स्किल हो, लेकिन इसमें एलिमेंट को अलग करने और दूसरा धमाका करने की तकनीक शामिल है। यहाँ तक कि एक ब्लेजिंग फ्लेम मेज भी, जो फायर एलिमेंट में माहिर हो, शायद ही पहली कोशिश में इसमें महारत हासिल कर पाए। उसके जैसे नौसिखिए जादूगर की तो बात ही छोड़ दो। ये तो सच में अविश्वसनीय है। वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। अगर यह इसी रफ्तार से विकसित होता रहा, तो जब वो लेवल 10 पर पहुंचेगा, तो वो सीख सकता है अपनी दूसरी बेसिक स्किल। अगर उसने वाटर एरो स्पेल सीखा, तो क्या वो कम डैमेज की शिकायत करके खुद को सुनामी स्पेल में बदल लेगा? और अगर अर्थ शील्ड स्पेल सीखा, तो क्या वो ये सोचकर कि ये काफी मजबूत नहीं है, खुद को एब्सोल्यूट डिफेंस में बदल लेगा? अगर सारे एलिमेंट्स की स्किल्स इसी तरह ग्राइंड करने लगी, तो उसके जैसा नौसिखिया जादूगर क्या एक ऑल एलिमेंट फॉरबिडन कर्स गॉड मेज नहीं बन जाएगा? ये सोचकर उसने एक ठंडी सांस ली। ये तो साफ साफ बिना कुछ किए ही भगवान बनने जैसा था। और अगले सिस्टम नोटिफिकेशन ने तो उसे और भी हैरान परेशान कर दिया। फायरबॉल स्पेल को लगता है कि ग्रीन जेड के मैदानों में मॉन्स्टर्स बहुत कमजोर हैं और वो एक ऊंचे लेवल वाले इलाके ग्लूमी फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहा है। छोड़ा गया संदेश, तुम बस सो जाओ, ज्यादा होशियार बनकर मेरे काम में दखल मत देना। ये दबंग मैसेज देखकर वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। ठीक है, अगर स्किल इतनी मेहनत कर रही है, तो वो उसे पीछे कैसे खींच सकता है? ये कहकर उसने एक जम्हाई सबसे आरामदायक पोजीशन में खुद को सेट किया और सो गया। अगली सुबह उसने नींद में आंखें खोली और एक अंगड़ाई ली। क्या बढ़िया नींद आई है। उसने आदत से अपना प्रोफेशन पैनल खोला और जो देखा उससे वो पूरी तरह से चौंक गया। बाप रे, मैं पहले से ही लेवल 3 पर पहुंच गया। तुम्हें पता होना चाहिए, इस दुनिया में लेवल अप करना कोई आसान काम नहीं है। भले ही तुम एक बड़े परिवार के जीनियस हो और तुम्हारे पास लेवल अप करवाने के लिए पूरी एक टीम हो, तो भी पहले दिन लेवल 3 तक पहुंचना ही मुमकिन है। और तुम तो बस एक झपकी लेकर बिना कुछ किए सीधे लेवल 3 पर पहुंच गए और तुम्हारा एक्सपीरियंस बार 25% और बढ़ गया है। क्या यही पूरी तरह से ऑटोमेटिक आइडल मोड का जादू है? लेकिन स्टेटस पैनल के आखिरी कॉलम में आए एक मैसेज ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। मैं थक कर मरा जा रहा हूँ।
ओए, मेरे लिए जल्दी से कोई पौष्टिक फायर एलिमेंट वाला खाना ढूंढ कर लाओ, वरना मैं हड़ताल पर चला जाऊंगा। उस चिड़चिड़े मैसेज को देखकर भी उसे गुस्सा नहीं आया। आखिर माना खत्म होने पर पोषण पीना ही पड़ता है, और तो और वो उसे लेवल अप करने में मदद भी तो कर रहा था। इसलिए वो तुरंत नीचे डाइनिंग रूम में गया ताकि फायर एलिमेंट को बढ़ाने वाला कोई खाना ढूंढ सके। किसने सोचा था कि नीचे जाते ही उसका सामना अपने माता पिता से हो जाएगा। उसकी माँ सू युआन उसे एक साधारण जादूगर होने पर सांत्वना देने ही वाली थी, लेकिन वो एक पवित्र पुजारिन थी। उन्होंने एक नजर में ही उसके अंदर की असामान्यता को पहचान लिया। बेटे, तुम्हारी आभा कल के मुकाबले इतनी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गई? अगले ही पल सू युआन अपनी जगह पर जम सी गई। लेवल 3, मैंने तुमसे कहा था न कि घर पर आराम से एक अमीरजादे की तरह ऐश करो। क्या तुम आधी रात को छिपकर ट्रेनिंग करने गए थे? उसके बगल में खड़ा लिन तियानहाओ भी उतना ही हैरान था। उसकी आंखें तो जैसे बाहर निकलने को थी। उन दोनों की हैरान नजरों का सामना करते हुए लिन वो का दिल दहल गया। गड़बड़ हो गई। मैं खुशी में ये सोचना ही भूल गया कि क्या बहाना बनाना है। क्या मैं ये कह दूं कि स्किल अपने आप जाकर मॉन्स्टर्स को मारने लगी? जब वो कोई बहाना सोच ही रहा था, तभी अचानक उसके माता पिता की आंखें नम हो गयी। देखा, कौन कहता है कि मेरा मुंह किसी काम का नहीं है? ये बच्चा इतना समझदार है कि दिल दुखता है। मुंह से तो कहता है कि वो अपने माता पिता पर निर्भर रहना चाहता है, लेकिन पीठ पीछे चुपचाप पूरी रात लेवल अप करता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि हम चिंता न करें। और रही बात कि वो एक रात में लेवल 3 तक कैसे पहुंच गया, तो उन दोनों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। आमतौर पर वे अपने बेटे को जेब खर्च के लिए मुट्ठी भर पैसे देते थे। उसने यकीनन कुछ हाई लेवल प्रोफेशनल्स को लेवल अप में मदद करने के लिए पैसे दिए होंगे। हालांकि यह थोड़ा खर्चीला था, लेकिन लिन परिवार के लिए यह क्या चीज थी? मेरे अच्छे बेटे, लिन तियानहाओ भावुक हो गया और उसने जोर से उसके कंधे पर थपकी दी। तुम्हारी यह लगन देखकर ही मेरा दिल खुश हो गया। अगर तुम लेवल अप करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये कहकर लिन तियानहाओ ने अपना हाथ हिलाया और दरवाजे के बाहर आवाज लगाई, होंग यू। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक लंबा और सधा हुआ साया दरवाजा खोलकर अंदर आया। अगर यंग मास्टर सच में लेवल अप करना चाहते हैं तो छिपकर जाने की जरूरत नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। नाश्ता करने के बाद होंग यू तुम्हें शहर के बाहर ले जाएगी। तुम जैसे चाहो वैसे ट्रेनिंग करो, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। लिनमो ने उस नई आई हुई शख्स पर नजर डाली। वह उसे जानता था। वो उसके पिता की सबसे भरोसेमंद मातहत थी और बहुत शक्तिशाली थी। लगता है इस बार बाहर जाना टल नहीं सकता। उसने तो बस कुछ निवाले खाकर जाने का सोचा था, लेकिन तभी उसे शियाओ हुआ का मैसेज याद आया। अरे माँ, आज नाश्ते में क्या कोई ज्यादा फायर एलिमेंट वाला पकवान है, जैसे कि फायर फ्रूट या क्रिम्सन फ्लेम बीस्ट स्टेक? ये सुनकर सू युआन एक पल को रुकी और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। शायद इसलिए कि मेरे बेटे के पास फायर एलिमेंट का स्वाभाविक टैलेंट नहीं है, इसलिए वो बाद में खाने से इसकी भरपाई करना चाहता है। हालांकि जन्मजात टैलेंट के मुकाबले ये तरीका ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, लेकिन ये जिद और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल है। सू युआन तुरंत बटलर की ओर मुड़ी और उसे निर्देश दिया, वो रेड हॉट मैग्मा फ्रूट का डिब्बा जल्दी यहाँ लाओ, और कल जो रेजिंग फ्लेम राइनो टेंडरलॉइन का नया स्टॉक आया है, किचन में कहो कि उसे मेरे लिए तुरंत पैन फ्राई करे। जब तक मेरा मुंह खाने को तैयार है, तो चाहे वो आसमान में उड़ने वाले फायर ड्रैगन का लिवर ही क्यों न हो, माँ तुम्हारे लिए वो भी ले आएगी। 10 मिनट बाद उसके सामने की पूरी मेज महंगे पकवानों से भर गई। उस घने फायर एलिमेंट की आभा ने बगल में खड़ी ये होंग यू को भी एक नजर डालने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ यह नाश्ता ही एक आम परिवार के पूरे साल के खर्च के बराबर था, और उसने भी कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने तुरंत एक रेड हॉट मैग्मा फ्रूट उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। धड़ाम से उसके शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। तुरंत ही शियाओ हुआ का स्किल आइकन जोर जोर से हिलने लगा। आग का गोला दहाड़ा। वाह, यही तो चाहिए था। मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर ताकत से भर गया है। वो मनहूस राक्षस कहाँ है? जल्दी से मुझे बाहर निकालो, मैं उन सबको जलाकर राख कर देना चाहता हूँ। ये सुनकर स्टेक काटते हुए लिनमो का हाथ रुक गया। ये छोटा आग का गोला बहुत गुस्सैल है। जवाब में आग के गोले ने तिरस्कार से कहा, क्या लंबी चौड़ी योजनाएं खाने के काम आती हैं? बकवास बंद करो, जल्दी मुझे शहर के बाहर ले चलो। मेरी महान तलवार खून की प्यासी हो रही है। आग के गोले के पूरी तरह से चार्ज होने के बाद लिनमो और होंग यू भी उदास जंगल में पहुंच गए। ये होंग यू ने चलते चलते ही कुशलता से अपने 2 ठंडी चमक वाले खंजर निकाल लिए। मालिक, आपके लेवल अप की कुशलता सुनिश्चित करने के लिए मैं आपके साथ टीम नहीं बनाऊंगी। आखिरकार टीम बनाने से आपका अनुभव बढ़ जाएगा।
मेरी योजना राक्षसों को लुभाने, उन्हें नियंत्रित करने और फिर उन्हें लगभग मरने की हालत में पहुंचाने की है। आखिरी जानलेवा हमला मालिक करेंगे। इस तरह आप पूरा 100% अनुभव ले सकते हैं। ये होंग्यू को लगा था कि वह अकेले ही लेवल अप करना चुनेंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत मान जाएंगे। कुछ ही देर बाद वे दोनों मायावी भेड़िए के इलाके में पहुंच गए। हालांकि यह राक्षस सिर्फ लेवल 3 का था, लेकिन यह अपनी रफ्तार और फुर्ती के लिए मशहूर था, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये होंग्यू ने एक भी फालतू शब्द नहीं कहा और एक जोरदार कदम उठाकर आगे बढ़ गई। उसके हाथ में मौजूद 2 खंजरों ने हवा को चीर दिया और हवा में एक ठंडी चमक की लकीर बन गई। ठीक उसके बाद हवा में छलांग लगा रहे मायावी भेड़िए ने एक दर्दनाक चीख निकाली और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन बस आखिरी सांसें गिन रहा था। मालिक, अभी। लिनमो तुरंत समझ गया और उसकी हथेली से एक नारंगी लाल आग का गोला गरजता हुआ निकला। लेकिन जैसे ही आग का गोला निकला, मायावी भेड़िए ने अपनी फुर्ती की शोहरत को सही साबित किया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह अचानक तेजी से दाईं ओर लुढ़क गया और अपनी जन्मजात क्षमता का इस्तेमाल किया, मायावी झलक। इस लुढ़कने से वह आग के गोले के शुरुआती रास्ते से बचने में कामयाब हो गया। ये देखकर ये होंग्यू का दिल डूब गया। गड़बड़ हो गई, निशाना चूक गया। क्या ये सच में काम नहीं करेगा? एक नौसिखिया जादूगर के आग के गोले का रास्ता बहुत सीधा होता है। वह इस तरह अचानक दिशा बदलने का सामना नहीं कर सकता। वह एक और हमला करने ही वाली थी ताकि वह भेड़िया मालिक की जान को खतरे में न डाल दे। तभी अगले ही पल एक अप्रत्याशित घटना घटी। ये होंग्यू की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई अविश्वसनीय दृश्य देख लिया हो। उसने देखा कि जो आग का गोला चूक गया था, वह भेड़िए के पास से गुजरने के बाद अचानक रुक गया। ठीक उसके बाद आग के गोले ने जबरदस्ती अपनी दिशा बदली और एक तीखा यू टर्न लिया। फिर वह सीधे मायावी भेड़िए की ओर लपका। आग के गोले ने तिरस्कार से कहा, तू भी बचने की कोशिश करेगा? क्या मैंने तुझे बचने की इजाजत दी? जाकर मर। ठीक उसके बाद आग का गोला घूमकर सीधे मायावी भेड़िए से जा टकराया। मायावी भेड़िया, जिसका खून पहले ही लगभग खत्म हो चुका था, वहीं पर धमाके से फट गया और उसका मांस और खून चारों ओर बिखर गया। इस पल पास में खड़ी ये होंग्यू भी दंग रह गई। यह मानसिक शक्ति से दोहरी गाइडिंग है। ये जानना जरूरी है कि हालांकि मानसिक शक्ति से दोहरी गाइडिंग कोई बहुत ऊंची तकनीक नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी सूक्ष्म तकनीक है जिसे केवल उच्च स्तरीय जादूगर ही कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मालिक की शक्तियाँ कल ही जागृत हुई हैं। वह एक नौसिखिया जादूगर है जिसे बदले हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। फिर भी वह केवल मानसिक शक्ति के बल पर अपने हुनर के रास्ते को जबरदस्ती मोड़ने में सक्षम है। कोई आश्चर्य नहीं कि मालिक ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया कि यह मायावी भेड़िया इतना फुर्तीला है, यहाँ तक कि उन्होंने बचने की जहमत भी नहीं उठाई। तो क्या यही एक शक्तिशाली व्यक्ति का आत्मविश्वास है? ये होंग्यू को दंग खड़े देखकर लिनमो ने पूछा, क्या हुआ? वहाँ मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हो? जल्दी करो, अगला। ये होंग्यू ने अपने दिल में मचे कोहराम को दबाने की कोशिश की और उसकी आंखों में उसके लिए नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। उसमें सच्ची श्रद्धा की एक झलक थी। उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर आग के गोले ने नाक में उंगली डालते हुए ताना मारा, अगर मैं उसे 720 डिग्री का थॉमस स्पिन और फिर मायावी कदमों का करतब दिखाता और आखिर में हवा में एक दिल भी बना देता, तो यह औरत शायद वहीं घुटनों के बल गिर जाती और भगवान को पुकारने लगती। इंसान सच में राई का पहाड़ बना दिया। लिनमो मन ही मन अवाक रह गया। ये लिटिल फायर सच में बहुत बातूनी है। बस ऐसे ही पूरी दोपहर सफाई करने के बाद उसकी फायर बॉल स्किल आसानी से लेवल 5 तक बढ़ गई। जागीर में वापस पहुंचने पर उसकी माँ सुवान जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आई। उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। कैसा रहा? थक तो नहीं गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? लिनमो ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। माँ, मैं बस लेवल अप करने गया था, किसी युद्ध के मैदान में नहीं कि मुझे चोट लग जाए। और वैसे भी बड़ी बहन होंग्यू वहाँ थी, मैं बिल्कुल सुरक्षित था। जैसे ही लिनमो सोने के लिए ऊपर जाने वाला था, ये होंग्यू के अगले शब्दों ने सभी को हैरान कर दिया। कमांडर, मैडम, यंग मास्टर को वह व्यक्ति कहा जा सकता है जिसमें जादूगर बनने की सबसे ज्यादा प्रतिभा है जिससे मैं आज तक मिली हूँ। ये सुनते ही लिन तियानहाओ का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। होंग्यू, मुझे साफ साफ बताओ। वह ये होंग्यू को समझता था। ये लड़की सीधी सादी थी, जो सच होता था वही बोलती थी। वह अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये होंग्यू ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी जेब से फोन निकाला। सिर्फ बातें करना कोई सबूत नहीं है कमांडर, मैडम। यह एक वीडियो है जिसे मैंने आज दोपहर डार्क फॉरेस्ट में शूट किया है। आप दोनों इसे देखने के बाद समझ जाएंगे। ये कहकर उसने वीडियो चला दिया।
और फोन की स्क्रीन लिन तियानहाओ और उनकी पत्नी की ओर घुमा दी। एक पल में पूरा डाइनिंग रूम खामोशी में डूब गया। बस लिन मो ही बगल में खड़ा था, जिसके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी मुस्कान थी। बहन होंग्यू, वीडियो रिकॉर्ड करना था तो कर लेती, कम से कम मुझे पहले बता तो देती। कुछ देर बाद लिन तियानहाओ की आवाज हल्के से कांपी। अभी वह फायरबॉल 2 परत वाली आध्यात्मिक शक्ति से गाइडेड थी और मो ए तो एक साथ 2 काम कर रहा था। फिर भी उसके पास गेम खेलने का समय था। जियांगहाई शहर की शीर्ष लड़ाकू शक्तियों में से एक होने के नाते लिन तियानहाओ अच्छी तरह से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वाकई मेरा बेटा कोई मामूली इंसान नहीं है। मेरे बेटे में एक महान सम्राट बनने की क्षमता है। उसके बगल में सुवान ने भी अपना मुंह हाथ से ढक लिया और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। अपने माता पिता की जलती हुई निगाहों को महसूस करते हुए लिन मो मन ही मन आह भर सका। ठीक है, जीनियस हूँ तो जीनियस ही सही। क्या मैं उन्हें ये बता दूं कि मेरी फायरबॉल स्किल में खुद की चेतना आ गई है? लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोलने की कोशिश की, सुवान ने उसे बीच में ही रोक दिया। मो ए, जल्द ही तुम्हें बड़ी परीक्षा में भाग लेना होगा। अगर तुम किसी टॉप अकादमी में दाखिला लेना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना होगा और फिर पक्का करने के लिए एक दूसरी बेसिक स्किल सीखनी होगी। हमारे परिवार में हर तरह के एलिमेंट की बेसिक स्किल बुक्स हैं। वाटर एलिमेंट का वाटर एरो, अर्थ एलिमेंट का अर्थ शील्ड और यहाँ तक कि दुर्लभ लाइटनिंग एलिमेंट का लाइटनिंग स्ट्राइक भी है। मो ए, तुम कौन सा सीखना चाहते हो? बस तुम बोलो, माँ तुरंत किसी को उसे लाने के लिए भेज देंगी। ये सुनकर लिन तियानहाओ थोड़े सोच में पड़ गए। बेटा, पापा तुम्हें एक सुझाव देते हैं। भले ही तुम्हारी फायरबॉल स्किल का निशाना बेजोड़ है, लेकिन जादूगर फिर भी एक कमजोर क्लास है। उन्हें सबसे ज्यादा डर हथियारों के पास आने या लंबी दूरी के हमलों से घिर जाने का होता है। इसलिए इस दूसरी स्किल के लिए पापा तुम्हें अर्थ एलिमेंट का अर्थ शील्ड चुनने का सुझाव देते हैं। ये सबसे ज्यादा डिफेंस स्टैट्स वाली बेसिक स्किल है। इसे सीखने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कछुए का एक और कवच पहन लिया हो। खतरनाक समय में ये तुम्हारी जान बचा सकता है। लिनमो ने अपनी टुड्डी मली और गहरी सोच में डूब गया। ये सच है, जान बचाना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो पापा की बात मानता हूँ। दूसरी स्किल के लिए फिलहाल अर्थ एलिमेंट चुनता हूँ। जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं अभी कुछ और साल जीना चाहता हूँ ताकि आप लोगों पर बोझ बना रह सकूं। ये सुनकर लिन तियानहाओ जोर से हंस पड़े। उन्हें अपने बेटे की इस गैर महत्वाकांक्षी बात का बुरा नहीं लगा। ठीक है, अगर लक्ष्य तय हो गया है तो लेवल अप नहीं रुक सकता। ये कहकर लिन तियानहाओ ने अपनी कलाई घुमाई। एक पुरानी सी स्क्रॉल जिसमें से बैंगनी काली रोशनी निकल रही थी, उन्होंने सम्मानपूर्वक मेज पर रख दी। यह एक मुश्किल लेवल का डिंगोन है, मोस्टली एंशिएंट फोर्ट्रेस। असल में पापा ये तुम्हें कुछ दिनों बाद देने वाले थे, लेकिन अगर तुम्हारे लेवल अप करने की रफ्तार इतनी तेज है और तुम्हारे पास वह माइक्रो मैनेजमेंट की प्रतिभा भी है, तो तुम इसे आज रात ही इस्तेमाल कर सकते हो। इस डिंगोन की लेवल लिमिट लेवल 3 से लेवल 5 है, इसलिए होंग्यू तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकती। लेकिन कोई बात नहीं, पापा ने तुम्हारे लिए पहले से ही एक टीम ढूंढ ली है। टीम लिनमो के मुंह से अनजाने में निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजे पर कुछ नौजवान दिखाई दिए। सबसे आगे एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसने हल्का नीला लंबा जादुई रोब पहना हुआ था। उसके पीछे 2 लड़के और एक लड़की थे। एक लंबा पतला लड़का जिसकी पीठ पर एक लंबा धनुष था, एक हट्टा कट्टा आदमी जो एक बड़ी ढाल उठाए हुए था, और एक युवा महिला प्रीस्ट। 2 चोटी बांधे, वो शर्मीली और संकोची लग रही थी। लिन तियानहाओ ने हाथ हिलाकर उसका परिचय कराया। मिल लो, ये शिया चिंग्युए है, इस बार की टीम की लीडर और एक बहुत शक्तिशाली जल जादूगर भी है। शिया चिंग्युए ने अपना गोरा हाथ आगे बढ़ाया। हेलो स्टूडेंट लिनमो। हेलो महान सुंदरी शिया। लिनमो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विनम्रता से हल्का सा हाथ मिलाया। भले ही दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसका नाम तो उसने बहुत पहले से सुन रखा था। पास वाले नंबर 1 हाई स्कूल की कोल्ड ब्यूटी। सुना है कि उसके चाहने वालों की लाइन दक्षिण शहर से लेकर उत्तर शहर तक लगी है। वो अनगिनत नौजवानों के सपनों की रानी है, लेकिन लिनमो के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। इस तरह की बर्फ जैसी ठंडी सुंदरियों के मामले में उसने कभी भी खुद से आगे बढ़कर दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। बहुत झंझट का काम है। नतीजा ये हुआ कि शिया चिंग्युए ने जब उसकी साफ नजरें देखी, जो दूसरे लड़कों की तरह ऊपर नीचे नहीं देख रही थी, तो उसके मन में थोड़ी अच्छी भावना पैदा हो गई। जैसे ही वो पीछे के साथियों का परिचय कराने वाली थी, तभी अचानक बगल के हॉल से कदमों की तेज आवाज आई। छोटे मालिक, सामान आ गया है। इतना कहकर ये होंग्यू हल्के नारंगी रंग की रोशनी वाले उपकरणों का ढेर उठाए हुए अंदर आई। यह नजारा देखकर चारों नौजवानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह अफवाहों वाला लेजेंडरी पर्पल क्लाउड सेट नहीं है?
यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली शिया चिंग्युए की भी इस समय सुंदर आंखों में हैरानी की एक चमक दिखाई दी। क्या यही एक टॉप के अमीर घराने की असलियत है? ये जानना जरूरी है कि इस दुनिया में उपकरणों का सबसे ऊंचा ग्रेड केवल मिथिकल है। फिर भी उसके जैसा एक नौसिखिया जादूगर जिसे जागे हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, दूसरे नंबर का लेजेंडरी सेट बस यूं ही पहन रहा है। सचमुच बर्बादी है। लेकिन लिनमो को कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ। ये होंग्यू की मदद से उसने एक बेकार इंसान की तरह जो बस हाथ फैलाकर किसी के कपड़े पहनाने का इंतजार करता है, पूरा सेट पहन लिया। काफी फिट है, शुक्रिया होंग्यू दीदी। अगले दृश्य ने तो उन लोगों की आंखें और भी चौंधिया दी। उन्होंने बस उसे अपनी बाह थोड़ी हिलाते हुए देखा और उसके शरीर पर चमकता हुआ जादुई लबादा बदल गया, छोटे छोटे तारों की तरह, और पलक झपकते ही उसके शरीर में समा गया। उसका बाहरी रूप भी वापस रोजमर्रा के कपड़ों में आ गया। सबकी हैरानी भरी शक्लों को नजरअंदाज करते हुए उसने तुरंत अपना स्टेटस पैनल खोला। अगले ही पल उसने एक ठंडी सांस खींची और इस पर्पल क्लाउड सेट के गुणों पर एक नजर डाली। ये सेट तो सच में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें कोई दिखावटी गुण नहीं है। ये बस एक ही सिद्धांत पर चलता है, सरल और दमदार। कमी, कूल डाउन, लबादा 10% कम करता है, जूते 10% और हार 15%। पूरे सेट से सक्रिय होने वाले बोनस गुण को मिलाकर कुल कूलडाउन में कमी 60% तक पहुंच जाती है। इसका क्या मतलब है? फायरबॉल, जिसका कूलडाउन पहले 3 सेकंड था, अब सिर्फ 1.2 सेकंड में एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और मल्टी स्प्लिट एक्सप्लोडिंग फायरबॉल, जिसे पहले 15 सेकंड के लंबे कूलडाउन की जरूरत होती थी, अब उसे सिर्फ 6 सेकंड में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सच में टॉप क्लास आइटम है। कितना बढ़िया है। थोड़ी दूर खड़े झांग काई और वांग मेंग ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल में जलन हो रही थी। क्या इसी को कहते हैं किस्मत लेकर पैदा होना? लोग पैदा होते ही फिनिश लाइन पर होते हैं। ये सेट एक नौसिखिए जादूगर के ऊपर अच्छा दिखने के अलावा और किस काम का है? और उनके हाव भाव में आए ये सारे छोटे मोटे बदलाव लिन तियानहाओ की नजरों से बच नहीं पाए। लाशों के पहाड़ों और खून की नदियों से निकले एक युद्ध के देवता के रूप में वो बहुत पहले ही लोगों के दिलों को अपनी हथेली की तरह पढ़ना सीख चुके थे। उन्होंने झांग काई की आंखों में जलन देखी, वांग मेंग की ईर्ष्या देखी और उनके मन में उसके लिए छिपी अवमानना को भी देखा। वो उसे एक तरफ ले गए, जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की और ऐसे गंभीर लहजे में बोले जैसे पहले कभी नहीं बोले थे। बेटा, ये याद रखना, ये डंजन स्क्रॉल हमारे परिवार ने दिया है और हमने उन्हें पैसे भी कम नहीं दिए हैं। तुम मालिक हो और वे कर्मचारी हैं। इस दुनिया में, चाहे शहर के बाहर हो या किसी डंजन के अंदर, सब जानलेवा असुर युद्ध के मैदान हैं। इंसान का दिल आजमाइश नहीं झेल सकता। बेहद खतरनाक हालात में इंसान की पहली प्रवृत्ति खुद को बचाने की होती है। हो सकता है कि तुम्हारे इस साजो सामान से जलकर उनके मन में कुछ गलत विचार आ जाएं। यहाँ तक कहने के बाद लिन तियानहाओ ने अपना सिर घुमाकर उन 4 नौजवानों पर नजर डाली और अनजाने में उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। एक बार जब तुम इंस्टेंस में चले जाओ, अगर किसी ने भी मेरे बेटे पर हुक्म चलाने की हिम्मत की या ताने मारकर उसे परेशान किया, तो घर आकर अपने पापा को बताना। मैं जाकर उन सबका मुंह नोच लूंगा। ये देखकर वे चारों तुरंत एक कदम पीछे हट गए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये किसी गुंडे की तरह क्यों लग रहा है। उसके बाद लिन तियानहाओ फिर ये होंग्यू की ओर मुड़ा। होंग्यू, इन्हें इंस्टेंस के दरवाजे तक ले जाने के बाद तुम बाहर ही पहरा देना। रास्ते में अगर वे मो ए के साथ कोई भी बदतमीजी करे तो तुम खुद ही उनसे निपट सकती हो, समझा? ये होंग्यू की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। उसकी बर्फीली नजरें झांग काई और बाकी लोगों पर से गुजरी। झांग काई और वांग मेन को अपनी गर्दन के पीछे एक सिहरन महसूस हुई। यहाँ तक कि जिया किग्यू का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। अरे भी होंग्यू दीदी, इन्हें और मत डराओ। उसने अपना हाथ हिलाया और सबसे पहले बाहर की ओर चल पड़ा। चलो दोस्तों, अब और देर नहीं करते। समझ गए यंग मास्टर लिन। झांग काई और वांग मेन तुरंत एक कदम आगे बढ़कर उसके ठीक पीछे हो लिए, बिल्कुल 2 वफादार छोटे भाइयों की तरह। वह आगे आगे चल रहा था और बाकी लोगों को विला के बड़े गेट की ओर ले जा रहा था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसे देखकर उन चारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। विला के दोनों ओर 2 कतारों में खड़ी नौकरानियां जो बहुत देर से इंतजार कर रही थी, अचानक एक साथ 90 डिग्री पर झुक गयी। यंग मास्टर, ध्यान से जाइएगा। यंग मास्टर, अपना ख्याल रखिएगा। हम यंग मास्टर की जीत की कामना करते हैं। उस नर्म एक साथ आई आवाज ने उन चारों को चौंका दिया। क्या इसी को अमीर और ताकतवर परिवार कहते हैं? यह माहौल सच में डरावना है। 1 घंटे बाद लग्जरी कार एक सुनसान पथरीले इलाके में रुकी। यंग मास्टर, हम पहुंच गए। ये होंग्यू कार के सामने से घूम कर आई और सम्मान पूर्वक उसके लिए कार का दरवाजा खोला।
वह कार से उतरा और चारों ओर नजर दौड़ाए। ये होंग्यू ने वह पुराना स्क्रॉल निकाला और पक्का किया कि कोऑर्डिनेट सही हैं। जैसे ही स्क्रॉल जलकर खत्म हुआ, एक भनभनाहट के साथ सामने की हवा में जोर का कंपन हुआ। बैंगनी रोशनी से चमकती हुई स्पेस में एक दरार खुल गई। यह इंस्टेंस का दरवाजा है। ये होंग्यू उसकी ओर मुड़ी। यंग मास्टर, हालांकि यह एक ट्रेन टीम है, लेकिन इंस्टेंस के अंदर के हालात कभी भी बदल सकते हैं। आपको बहुत सावधान रहना होगा। खतरा महसूस हो तो जबरदस्ती मत कीजिएगा, जान बचाना सबसे जरूरी है। उसने सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए ये दीदी, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके बाद ये होंग्यू की नजरें फिर से जिया कीग्यू की ग्रुप पर गयी। तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, तुमने लिन परिवार से पैसे लिए हैं। तुमने लिन परिवार का मिशन स्वीकार किया है, तो तुम्हें अपनी जान पर खेलकर यंग मास्टर की हिफाजत करनी होगी। अगर बाहर आते समय यंग मास्टर को एक खरोंच भी आई। हाँ हाँ हाँ, ये दीदी आप चिंता न करें, हम यंग मास्टर लिन की रक्षा के लिए अपनी जान जरूर दे देंगे। जहाँ काई और वांग मेंग ने जोर जोर से सिर हिलाया। बस कसम खाने की ही कमी रह गई थी। हमेशा शांत रहने वाली जिया कीग्यू ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। कृपया निश्चिंत रहें, टीम लीडर होने के नाते मैं सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लूंगी। एक पल के लिए चक्कर आने और सब कुछ भूलने के बाद उसने अपनी आंखें खोली। आंखों के सामने एक डरावना और भयानक पुराने महल का गलियारा था। दीवारें हरी ईंटों से बनी थी जो काली पड़ चुकी थी और सूखी बेलों और काई से ढकी हुई थी, जिनसे एक बदबूदार गंध आ रही थी। और गलियारे के दोनों ओर हर कुछ मीटर की दूरी पर एक अजीब आकार का खोपड़ी वाला लैंप लटका हुआ था। यह इंस्टेंस तो सच में नरक जैसा है। उसने चारों ओर देखकर मजाक किया। उसने चारों तरफ देखा और एक मजाकिया बात कही। लिटिल फायर भी उसी समय बेचैन होने लगा। क्या इसे भी आग कहने की हिम्मत की? हरी ठंडी, यह आग की गरिमा का अपमान है। ये पाखंड है। मैं ही असली अग्नि तत्व हूँ, प्रकाश हूँ, गर्मी हूँ। आग के नाम पर यह कूड़े का ढेर देखकर ही घिन आती है। स्टेटस अपडेट, प्यूरिफायर गुस्से में है। उसने यहाँ की सारी नकली आग को जलाकर राख करने की कसम खाई है। अभी का मूड चिड़चिड़ा और जानलेवा इरादों से भरा हुआ। एंडेड मॉन्स्टर्स को 100% ज्यादा डैमेज। उसके मुंह का कोना थोड़ा फुड़का। बाप रे, यह ऐसे भी गुस्सा हो सकता है क्या? तू नस्लभेदी है क्या? अलग रंग की आग देखते ही उन्हें खत्म कर देना चाहता है। लेकिन एक बात उसे अब भी समझ नहीं आ रही थी कि यह लिटिल फायर जरा सी बात पर खुद को डैमेज बढ़ाने वाला बफ कैसे दे सकता है। क्या इसलिए कि मैं स्क्रीन के सामने वाले हैंडसम लड़कों जितना ही खूबसूरत हूँ? लेकिन जब वह सोच ही रहा था, तभी अचानक एक हल्की नीली रोशनी फैल गई। शायद शिंग्युए लड़ाई के मोड में आ चुकी थी। सब लोग तैयार हो जाओ, यह एक मुश्किल कालकोठरी है। चाहे स्टैट्स हो या लड़ने की तकनीक, यहाँ के मॉन्स्टर्स बाहर के जंगली मॉन्स्टर्स के लेवल के नहीं हैं। उसने जल्दी से सब पर नजर डाली और फिर रणनीति बनानी शुरू कर दी। वांग मेंग, तुम ढाल लेकर सबसे आगे खड़े रहो और दुश्मनों का ध्यान खींचने पर ध्यान देना। मॉन्स्टर्स को किसी भी हाल में डिफेंस लाइन तोड़ने मत देना, समझा? वांग मेंग ने धीमी आवाज में दहाड़ते हुए अपनी भारी भरकम टॉवर शील्ड जमीन पर पटक दी। जहाँ काई, तुम मेरे बाईं ओर खड़े रहो। लंबी दूरी के फिजिकल अटैक और जासूसी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमेशा छत और अंधेरे कोनों पर नजर रखना, समझा? जहाँ काई ने अपना लंबा धनुष उठा लिया और उसकी सतर्क निगाहें चारों ओर घूमने लगी। वे तुम बीच में खड़ी रहो। वांग मेंग को किसी भी समय शील्ड बफ देने और हील करने के लिए तैयार रहना। लियू वेवे नाम की उस छोटी पुजारी ने घबराकर सिर हिलाया और अपने हाथ में क्रॉस को कसकर पकड़ लिया। आखिर में चाट शिंग्युए की नजर उस पर पड़ी। मिस्टर लिन, आप बस टीम के बीच में खड़े रहिए। ये कहकर उसने फिर झांक काई की ओर देखा और जोर देकर कहा, झांक काई, अगर पीछे से कोई मॉन्स्टर चुपके से हमला करता है तो तुम्हें तुरंत मिस्टर लिन की मदद करनी होगी। झांक काई तुरंत मतलब समझ गया और सीना ठोककर भरोसा दिलाया, चिंता मत करो कैप्टन, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं मिस्टर लिन का एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि शायद शिंग्युए ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है, बल्कि उसने अपनी जेब से आग के गुण वाले कुछ स्नैक्स निकाले। ठीक है, तो मैं पीछे खड़े होकर सबके लिए छें 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 चिल्लाता हूँ। ये सुनकर फायरबॉल टेक्निक ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, छें 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 चिल्लाना है? इन नौसिखियों को मेरी रक्षा करने दोगे? मजाक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। पूरी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। पुराने किले के अंदर खौफनाक शांति थी। गलियारे में बस सबके भारी कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी आगे के अंधेरे मोड़ से अचानक एक हल्की सी आवाज आई, रुको। शायद शिंग्युए धीरे से चिल्लाई और उसकी छड़ी का सिरा चमकने लगा। कोई चीज आ रही है।
ठीक उसी पल सभी के होश तुरंत तन गए। उन्होंने देखा कि आगे अंधेरे में नीले रंग की दो लपटें धीरे धीरे दिखाई दी। उसके तुरंत बाद उस धीमी रोशनी की मदद से सबको आखिरकार उस मॉन्स्टर का असली रूप दिखाई दिया। नेडर स्पिरिट कैट एलीट मॉन्स्टर लेवल 5। कहने को तो बिल्ली थी, लेकिन असल में उसका आकार एक चीते जैसा था और वह बहुत ज्यादा फुर्तीला मॉन्स्टर था। सोचा नहीं था कि पहला ही मॉन्स्टर एलीट होगा। शा छिंग्युए का चेहरा तुरंत बदल गया। वांग मिंग, ढाल उठाओ, वह बहुत तेज है, लंबी दूरी के हमलों से उसे मारना मुश्किल है। उसके पास आने का इंतजार करो फिर हमला करना, अपनी आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद मत करो। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि टीम के पीछे से अचानक बिना किसी चेतावनी के एक नारंगी लाल रोशनी उभरी। उसके तुरंत बाद एक मुट्ठी के आकार का आग का गोला एक आक्रामक और वापसी न करने वाले इरादे के साथ शा छिंग्युए और झांग काई के कानों के पास से तेजी से गुजर गया। ये देखकर झांग काई ने तुरंत चिल्लाया, मिस्टर लिन, हमला करने के लिए उसके पास आने का इंतजार तो करते। इतनी दूर से निशाना नहीं लगेगा। इतने फुर्तीले मॉन्स्टर का सामना करते हुए इतनी ज्यादा दूरी से उनके जैसे नौसिखियों के लिए, जिन्होंने अभी दूसरे ही दिन अपनी क्लास बदली है, निशाना लगाना लगभग नामुमकिन था। इस समय यूं ही स्किल फेंकना आध्यात्मिक शक्ति को बर्बाद करने जैसा था। जैसा कि उम्मीद थी, ठीक उसी पल जब आग का गोला निशाने पर लगने वाला था, वह अंधेरी बनबिलाव अचानक बाईं ओर मुड़ा और आग का गोला उसके शरीर के किनारे से छूता हुआ तेजी से आगे निकल गया। जैसा सोचा था, निशाना चूक गया। जहां काई ने आह भरी, लेकिन अगले ही पल वह आग का गोला जो साफ तौर पर आगे निकल चुका था, अचानक हवा में रुक गया, जैसे उसे किसी अनदेखे हाथ ने जबरदस्ती पकड़ लिया हो। आग के गोले के जादू ने एक ठंडी हंसी हंसी। बच के कहाँ जाएगा। हवा में मौजूद आग के गोले ने अचानक अपनी दिशा बदली और जोर से सीधे उस अंधेरी बनबिलाव की कमर पर जा टकराया। म्याऊं, अंधेरी बनबिलाव ने एक दर्दनाक चीख मारी और धमाके से दूर जाकर जमीन पर लुढ़कने लगा। यह क्या बकवास है, ये दिशा भी बदल सकता है। यह नजारा देखकर झांग काई और शिया छिंग्युए दोनों हैरान रह गए। लेकिन इससे पहले कि वे होश में आते, एक और आग का गोला सनसनाता हुआ उनके पास से गुजरा। पूरे जी यून सेट की बदौलत कूलडाउन में 60% तक की कमी आ गई थी। आग के गोले के जादू के लिए, जिसमें पहले 3 सेकंड का कूलडाउन लगता था, अब सिर्फ 1.2 सेकंड की जरूरत थी। लगभग उसी पल जब पहला आग का गोला फटा, दूसरा सनसनाता हुआ निकला और उसके पीछे तीसरा भी। उस अंधेरी बनबिलाव ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुरंत ही 2 जोरदार धमाकों की आवाज गूंजी। आग के शांत होने पर वह स्तर 5 का अभिजात राक्षस 3 हमलों के कॉम्बो से वहीं पर हड्डियों के ढेर में बदल गया था। यह नजारा देखकर झांग काई और शिया छिंग्युए की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। मर गया, सिर्फ 3 आग के गोलों से। यहाँ तक कि शिया छिंग्युए को भी यकीन नहीं हो रहा था। एक रैंक की पानी की जादूगरनी होने के नाते और थ्योरी में टॉप करने वाली छात्रा, वह किसी से भी बेहतर समझती थी कि अभी जो हुआ उसका क्या मतलब था। आमतौर पर एक ज्वलंत आग के जादूगर के पास भी आग के तत्व के साथ एस रैंक की अनुकूलता हो, तो भी एक पूरी सेहत वाले स्तर 5 के अभिजात राक्षस को मारने के लिए कम से कम 6 आग के गोलों की जरूरत पड़ती। लेकिन इस कोरे जादूगर ने सिर्फ 3 हमलों का इस्तेमाल किया। ये कैसे हो सकता है। इसके अलावा सबसे अहम बात, वह भयानक बारीक नियंत्रण क्षमता थी। क्या ये सच में ऐसा कुछ है जो 2 दिन पहले जागा हुआ एक कोरा जादूगर कर सकता है। वहीं लिनमो बस बेपरवाही से सबको देख रहा था और अपने स्नैक्स के पैकेट में से आसानी से एक चमकीला लाल दाना निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। ट्राई करना है, बहुत तीखा है। इस समय जाकर सबको एहसास हुआ कि अभी अभी वह स्नैक्स खाते हुए भी हैरान कर देने वाले बारीक नियंत्रण का प्रदर्शन कर रहा था। ठीक उसी समय आग के गोले के जादू ने ठंडी सांस भरी। शी, इतनी सी बात पर ही हैरान हो गए। ये तो बस शुरुआत है। जरा रुको, जब ये बंदा अपना स्वर्गीय अप्सरा का पुष्प प्रकीर्णन वाला दांव चलेगा, तब तो तुम लोग डर के मारे वही पैंट गीली कर दोगे। मैं कह रहा हूँ। लिनमो ने मुंह में रखा दाना निगला और सबको देखा और फिर बेमन से अपने हाथों से स्नैक्स के टुकड़े झाड़े। तुम सब वहाँ हैरान होकर क्या कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यह मनहूस जगह बहुत उदास है। मैं ये स्टेज जल्दी पार करके घर जाकर सोना चाहता हूँ। उसकी आवाज सुनकर सब लोग ऐसे जागे जैसे किसी सपने से उठे हों। हाँ हाँ हाँ। जहाँ काई चौंक गया। उसकी आंखों में अब पहले वाली नफरत नहीं थी। मिस्टर लिन सही कह रहे हैं। मिस्टर लिन सच में कमाल के हैं। वांग मेंग ने भी शर्माते हुए अपना सिर खुजाया और चापलूसी करने का मौका नहीं छोड़ा। मैंने कहा था ना कि मिस्टर लिन का अंदाज देखकर ही पता चल गया था कि वह एक छुपे रुस्तम हैं। अभी जो आग के 3 गोले चले, वो सच में एक कला थी। वाकई में कला।
शिया चिंग्युए ने भी एक उलझे हुए भाव से उसे देखा। शुरुआत में उसे लगा था कि यह टीम एक और मुश्किल सफर होगा जिसमें उसे एक बोझ को ढोना पड़ेगा। वो तो किसी भी पल उसे बचाने के लिए आगे आने को मानसिक रूप से तैयार भी थी, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर ये कहना मुश्किल था कि असली बोझ कौन था। सब लोग अपनी स्थिति ठीक कर लो, आगे बढ़ते रहो। शिया चिंग्युए ने जल्दी से खुद को संभाला। हालांकि वह बहुत हैरान थी, लेकिन टीम की कप्तान होने के नाते उसे शांत रहना ही था। अगर मिस्टर लिन के पास इतने शक्तिशाली हमले के तरीके हैं, तो हमारी रणनीति थोड़ी और आक्रामक हो सकती है। वांग मेन, तुम आगे जाकर रास्ता बनाओ, थोड़ी रफ्तार बढ़ाओ। ठीक है। वांग मेन को और आत्मविश्वास मिला और उसने धीरे से एक दहाड़ लगाई। लेकिन ठीक उसी समय लियू वेइवेई, जो अब तक काफी शांत थी, का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वह आगे हड्डियों के ढेर को घूर रही थी। राक्षस, बहुत सारे राक्षस। सभी लोगों के दिल तुरंत सहम गए। उसकी उंगली की दिशा में देखने पर उन्होंने देखा कि जहां कुछ देर पहले वो अभिजात अंधेरी बिलबिलाव दिखाई दिया था, अंधेरे में अनगिनत रहस्यमयी नीली आंखें चमक रही थी। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 10 जोड़ी, वहाँ दर्जनों जोड़ियाँ थी और वो सभी ह्यूमन लिंक्स थी। भले ही उनका आकार उस एलीट मॉन्स्टर से थोड़ा छोटा था और वे बस आम मॉन्स्टर्स थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक उसी समय जिया किंग्यू की आवाज अचानक गूंजी। घबराओ मत, ये बस कुछ आम स्तर के ह्यूमन लिंक्स हैं। ज्यादा संख्या में होने के अलावा इनकी काबिलियत उस एलीट वाले से बहुत कम है। जिया किंग्यू की आंखों में एक गंभीरता आ गई और उसने तेजी से आदेश दिया, वांग मेन, अचल पर्वत एक्टिवेट करो और सामने से डटकर सामना करो। झांग काई, तीरों की बौछार से बाईं ओर हमला करो, उन्हें पीछे न आने देना। वेवी, वांग मेन के लिए शील्ड बफ करो और किसी भी समय बड़े पैमाने पर हीलिंग के लिए तैयार रहना। सब लोग दीवार से पीठ सटा लो, अपने रक्षा घेरे को छोटा कर लो। हम एक एक करके इन्हें खत्म करेंगे। लेकिन जिया किंग्यू अपनी रणनीति पूरी कर पाती उससे पहले ही एक जानी पहचानी गर्मी की लहर उसके पीछे से दहाड़ते हुए निकली। उसके ठीक बाद एक नारंगी लाल आग का गोला सीधे उन दर्जनों ह्यूमन लिंक्स की ओर बढ़ गया। मिस्टर लिन, जिया किंग्यू के मुंह से अचानक निकल पड़ा, ये यंग मास्टर बहुत बेसब्र हैं। ये बहुत फुर्तीले मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड है। अभी अगर लापरवाही से मुकाबला शुरू किया तो हो सकता है कि सारे मॉन्स्टर्स भड़क जाएं और पूरा झुंड हमला कर दे। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अविश्वसनीय रूप से उस आग के गोले को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो जोर से कांपा और फिर हवा में पलक झपकते ही वो 10 से ज्यादा आग के गोलों में बढ़ गया, जैसे आग के उल्कापिंडों की एक छोटी बौछार हो जो उन ह्यूमन लिंक्स के झुंड के ऊपर छा गई। ये है मल्टी स्प्लिट एक्सप्लोडिंग फायरबॉल। क्या ये फायर टाइप मैजिशियन की बेसिक स्किल नहीं है? एक थ्योरी एक्सपर्ट होने के नाते जिया किंग्यू उसे तुरंत पहचान गई। लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग कुछ और सोच पाते, वे 10 से ज्यादा आग के गोले एक साथ बिल्लियों के झुंड पर जा गिरे। एक पल में पूरे पुराने किले में जोरदार धमाकों की आवाज गूंज उठी और आग आसमान छूने लगी। उसके बाद एक के बाद एक कई नोटिफिकेशंस आने लगे। ह्यूमन लिंक्स को मारा, अनुभव +40। फायरबॉल टेक्निक पागलों की तरह हंसा। हाँ, कैसा लगा मेरा यह मल्टी स्प्लिट एक्सप्लोडिंग फायरबॉल मूव? चौंक गए ना? मैंने इसे कल ही सीखा है। जिया किंग्यू जल्दी से होश में आई। टीम की कैप्टन होने के नाते उसे तुरंत हमले का आयोजन करना था। ऐसे चौंक कर खड़े मत रहो। मिस्टर लिन के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को खत्म करो, उन्हें सांस लेने का भी मौका मत दो। वांग मेन, जो बचकर निकले उन्हें संभालो। झांग काई, कम हेल्थ वालों पर निशाना लगाओ। लेकिन असल में ज्यादा मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसका हमला बिल्कुल भी नहीं रुका। उस पर मौजूद पर्पल क्लाउड सेट की बदौलत कूलडाउन में 60% तक की कमी आई थी और इस तरह की शक्तिशाली AoE स्किल के लिए, जिसका कूलडाउन टाइम आमतौर पर काफी लंबा होता है, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ 6 सेकंड ही बीते थे कि दूसरा आग का गोला दहाड़ते हुए निकला और फिर से हवा में 10 से ज्यादा आग के गोलों में बढ़ गया। उस भयानक गोलाबारी के बीच आधे मिनट से भी कम समय में लड़ाई खत्म हो गई थी। जिया किंग्यू अपने सामने बिखरे हड्डियों के ढेर को हैरानी से देखती रही। वो इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक ही लेवल के दर्जनों मॉन्स्टर्स। जिया किंग्यू के शुरुआती अंदाजे के मुताबिक पूरी टीम को मिलकर कम से कम 10 मिनट तक सावधानी से लड़ना पड़ता, तब जाकर वे उन्हें खत्म कर पाते। और अब आधे मिनट से भी कम समय में सब कुछ शांत हो गया था। कमाल है मिस्टर लिन, झांग काई ने रूखेपन से कहा। सबकी नजरें एक साथ उसकी ओर घूम गईं। उस समय वह स्नैक्स चबा रहा था। इस तरह घूरे जाने पर वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। वह तो बस स्नैक्स खाते हुए तमाशा देख रहा था। ये सब तो श्याओ हुआ ने किया था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। जिया किंग्यू वहीं खड़ी रही, उसे देखती रही और फिर खुद को बोलने से रोक नहीं पाई।
मिस्टर लाम, अभी जो स्किल आपने इस्तेमाल की वो अग्नि जादूगर की एक बुनियादी स्किल मल्टी स्प्लिट एक्सप्लोडिंग फायरबॉल है ना? उसने आखिरी पाइन नट अपने मुंह में डाला, अपने हाथों से टुकड़े झाड़े और सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, इस स्किल का ताल्लुक तात्विक विभाजन और दूसरे विस्फोट की तकनीक से है। जिया किंग्यू की आंखों में एक उलझन सी छा गई। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और पूछने की कोशिश की, मिस्टर लाम, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? इस तकनीक को सीखने के लिए आपने कितनी स्किल बुक्स का इस्तेमाल किया? जिया किंग्यू की सोच के मुताबिक एक ब्लैंक स्लेट जादूगर में तात्विक आत्मीयता नहीं होती, इसलिए एक ऊंचे दर्जे की तात्विक स्किल सीखना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। ब्लैंक स्लेट जादूगरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अग्नि तत्व में माहिर जादूगरों को भी एक नई स्किल सीखने के लिए अक्सर कुछ निश्चित मात्रा में स्किल बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उसे समझने में मदद मिल सके। इसलिए उसे लगा कि इस मिस्टर लाम ने जरूर दर्जनों या शायद 100 से ज्यादा किताबें इस्तेमाल की होंगी। क्या यही अमीर घरानों का राज है? ये पता होना चाहिए कि स्किल बुक्स बेहद महंगी होती हैं, यहाँ तक कि बुनियादी स्किल बुक्स भी एक एक किताब करोड़ों की आती है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, जिया किंग्यू ने जल्दी से अपनी बात पूरी की। मिस्टर लाम, अगर आपको जवाब देने में कोई दिक्कत हो तो समझ लीजिए मैंने कुछ पूछा ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि उसने बस अपना सिर खुजलाया और उलझन में दिखा। स्किल बुक्स मैंने तो आज तक देखी भी नहीं। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जिया किंग्यू पूरी तरह से सन्न रह गई। कभी नहीं देखी? तुम्हारा मतलब है कि तुमने एक भी स्किल बुक का इस्तेमाल नहीं किया? हाँ, उसने लापरवाही से कंधे उचकाए, बस थोड़ा सा अलग करके। एक बार और विस्फोट ही तो करना है, क्या ये बहुत मुश्किल है? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी स्किल बार जोर जोर से कांपने लगी। फायरबॉल टेक्निक ने ऐसा भाव दिखाया जैसे वो और नहीं सुन सकती। क्या ये बहुत मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। साफ है कि कल रात मैंने घास के मैदान में अपनी जान जोखिम में डालकर यह सीखा था। उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? तुम सो रहे थे। फायरबॉल टेक्निक ने नफरत भरी नजर से देखा। ऐसे ही दिखाते रहे तो एक दिन बिजली गिर जाएगी। बेशर्म कहीं के, मेरी मेहनत का श्रेय चुराते हुए क्या तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कोसती नहीं? लाम के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने बस मन ही मन जवाब दिया, चुप रहो। आज रात मसालेदार तला हुआ रेड फ्लेम फायर ड्रैगन खाना है या नहीं? ये सुनकर फायरबॉल टेक्निक तुरंत चुप हो गई। स्टेटस अपडेट, अपमान सहते हुए सब्र करना, डैमेज प्लस 100%। लिटिल फायर को शांत होते देख उसके दिल को भी काफी सुकून मिला। कहना पड़ेगा, कभी कभी दिखावा करने में भी बड़ा मजा आता है। जिया किंग्यू ने अपना मुंह खोला। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। खुद से समझना, भले ही एस रैंक की तात्विक आत्मीयता वाले जादूगरों के लिए भी यह एक बेहद मुश्किल काम है। फिर भी यह मिस्टर लाम, एक ब्लैंक स्लेट जादूगर होते हुए, उसने अपने क्लास बदलने के दूसरे ही दिन ये समझ लिया। जिस महारत से उसने इसे इस्तेमाल किया उसे देखकर तो बहुत मुमकिन है कि उसने इसे पहले ही दिन समझ लिया होगा। ऐसी प्रतिभा वाकई में डरावनी है। ठीक उसी समय बगल में खड़ा झांक काई अचानक उछल पड़ा। यह जरूर प्रतिभा है, इसमें कोई शक नहीं कि यह टॉप लेवल की प्रतिभा है। कैप्टन, आप सब सोचिए, अगर सिर्फ स्किल बुक्स के दम पर रटकर सीखा होता तो शुरुआत में एस रैंक का अग्नि जादूगर भी ज्यादा से ज्यादा बस 3 से 5 आग के गोले ही अलग कर पाता। झांक काई ने जमीन पर जले हुए घने निशानों की ओर इशारा किया, लेकिन अभी मिस्टर लाम ने पूरे 15 गोले अलग किए। 15 गोले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस स्किल पर मिस्टर लाम की समझ पूरी महारत के स्तर तक पहुंच चुकी है। यह निश्चित रूप से ऐसा असर नहीं है जो स्किल बुक से हासिल किया जा सके। ये साफ तौर पर एक बेजोड़ अपराजय जादू का सुपर जीनियस है, जैसा पहले कोई नहीं हुआ और शायद बाद में भी कोई नहीं होगा। मिस्टर लाम की तुलना में उन एस रैंक आत्मीयता वाले जीनियस लोगों को तो गांव जाकर भैंसे चरानी चाहिए। जहां काई की पूरी बात सुनकर जिया किंग्यू को शर्म से जमीन में गिर जाने का मन हुआ। अगर एस रैंक वालों को गांव जाकर भैंसे चरानी पड़े तो फिर मैं जो ए रैंक की हूँ, मुझे तो शायद घर जाकर मिट्टी में ही खेलना पड़ेगा। वहीं बगल में वांग मेंग और लियू वेइवेई भी यह विश्लेषण सुनने के बाद जैसे किसी गहरी नींद से जाग गए थे। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो किसी चलते फिरते जिंदा भगवान को देख रहे हों। इतनी तारीफ सुनकर उसका सिर भी सुन्न पड़ गया। कहना पड़ेगा कि चमचा बनने के मामले में झांक काई वाकई माहिर था। ठीक है, उसने थोड़ा शर्माते हुए अपना हाथ हिलाया और झांक काई की चापलूसी भरी बातों को बीच में ही रोक दिया। इतना भी बड़ा चढ़ाकर मत बोलो, बस किस्मत अच्छी थी। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से ये लेवल पार करके घर सोने जाना है। चिया चिंग यू भी धीरे धीरे सदमे से बाहर आई। उसने उसे देखा और उसकी आंखों में इज्जत और बढ़ गई।
न सिर्फ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बल्कि इतना विनम्र और शांत भी। यही तो एक असली माहिर का अंदाज होता है। सब लोग मिस्टर लिन की सुनो, आगे बढ़ते रहो। शिया चिंग-यू ने तुरंत आदेश दिया, फॉर्मेशन बनाए रखो। अगर मिस्टर लिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है तो हम भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ डिंगोन के बाहर ऊबड़ खाबड़ चट्टानी मैदान पर ये होंग-यू एक गाड़ी के बोनट से टिकी हुई थी और उसके पैरों के पास 5-6 राक्षसों के कटे हुए सिर पड़े थे। आधा घंटा हो गया है। ये होंग-यू ने अपनी कलाई उठाकर समय देखा और हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। लेकिन ठीक उसी समय एक गड़गड़ाहट के साथ जमीन के नीचे से एक कंपन महसूस हुआ। उसके तुरंत बाद एक बेहद बुरी और दम घोटने वाली ऊर्जा ने पूरे चट्टानी मैदान को अपनी चपेट में ले लिया। ये देखकर ये होंग-यू का चेहरा एकदम बदल गया। उसने अचानक अपना सिर उठाकर उस दरार की ओर देखा, डिंगोन का प्रवेश द्वार, जिससे आमतौर पर एक रहस्यमयी बैंगनी रोशनी निकलती थी, अब एक गाढ़े काले पदार्थ से ढका जा रहा था, जो पागलों की तरह ऊपर उठ रहा था, जैसे नरक से निकली किसी शैतान की आंख धीरे धीरे खुल रही हो। ये होंग-यू की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गयी। पातालीकरण, ये कैसे हो सकता है? एक अनुभवी सैनिक होने के नाते ये होंग-यू अच्छी तरह जानती थी कि उसके सामने के इस नजारे का क्या मतलब है। इस दुनिया में डिंगोन दो तरह के होते हैं, एक वो जो स्थायी होते हैं और लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, जो स्थिर और सुरक्षित होते हैं। दूसरी तरह के डिंगोन अस्थायी होते हैं, जो एक रैंडम डिंगोन स्क्रॉल की मदद से खुलते हैं। और इस तरह के अस्थायी डिंगोन की एक बहुत ही कम संभावना होती है कि वे दूसरे आयाम की पाताल ऊर्जा से प्रभावित होकर बदल जाएं। ये संभावना कितनी कम है? 1 लाख में से 1 या शायद उससे भी कम। पिछले 8 सालों में जियांगहाई शहर में डिंगोन के पातालीकरण का एक भी मामला सामने नहीं आया था। गड़बड़ हो गई, छोटे मालिक मुसीबत में हैं। ये होंग-यू की उंगलियां कांप रही थी। वह तुरंत मुड़ी, अपना फोन निकाला और सीधे लिन तियानहाओ को फोन किया। और उसी समय पुराने किले के अंदर गहराई में जो गलियारा पहले से ही उदास और डरावना था, अब उसमें और भी अजीब बदलाव हो रहे थे। दीवारों पर लगी खोपड़ी के आकार की मिसालें जो नीली लौ से जल रही थी, अचानक जोर से भड़क उठी और लौ का रंग नीले से बदलकर गहरा बैंगनी हो गया। ठीक नहीं है। सबसे आगे चल रही शिया चिंग-यू अचानक रुक गई। उसकी आंखें सामने उमड़ते धुएं पर टिकी थी और साथ ही वह अपने आसपास के माहौल में हो रहे बदलावों को देख रही थी। कैप्टन, क्या हुआ? पीछे चल रहा झांग काई अभी भी थोड़ा हैरान था और उसने अनजाने में पूछ लिया। शिया चिंग-यू ने चारों ओर देखना जारी रखा, जैसे वह किसी बात की बार बार पुष्टि कर रही हो। आखिरकार उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, इसका पातालीकरण हो गया है। यह वाक्य सुनते ही बाकी लोगों के चेहरे के भाव जम गए। हर कोई अच्छी तरह जानता था कि पातालीकरण का क्या मतलब होता है। पातालीकरण, जहां काई इतना डर गया कि उसका शरीर ढीला पड़ गया और उसने घबराहट में वापसी का स्क्रॉल निकाला। लेकिन अजीब बात ये थी कि स्क्रॉल से एक हल्की सी रोशनी चमकी और फिर कोई बदलाव नहीं हुआ। वापसी के स्क्रॉल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सच में पातालीकरण हो गया है। जहां काई की आवाज बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखें खाली और निराश थी। निराशा का माहौल तुरंत पूरी टीम में फैल गया। लियू वेई, वह डरपोक पुजारी, अपना मुंह बंद करके सिसकने लगी। यहाँ तक कि वांग मेंग, वह तगड़ा आदमी, उसके भी ढाल पकड़े हुए हाथ लगातार कांप रहे थे। अब क्या करें? जहां काई ने शिया चिंग-यू की ओर देखा और फिर उसकी तरफ देखा। डिंगोन में घुसने से पहले शायद सब लोग उसे नीची नजरों से देखते थे, ये सोचते हुए कि वह बस एक अमीर घर का लड़का है जो रास्ते में आएगा। लेकिन उस तूफानी सफर के बाद इस समय तक सबके दिलों में उसकी जगह लगभग शिया चिंग-यू जितनी हो गई थी। पूरी टीम के लिए एक मजबूत सहारा बन गए। मिस्टर लिन, जहां काई की आवाज कांप रही थी और उसकी सिसकियां भी निकल रही थी। अब हमें क्या करना चाहिए? उसने अपने सामने अंधेरे रास्ते की तरफ देखा और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ये क्या बकवास है? 18 साल हो गए, बड़ी मुश्किल से मुझे ये खास शक्ति मिली थी और बाहर आते ही मैं 1 लाख में से 1 वाली मुश्किल में फंस गया। मेरी किस्मत तो सच में कमाल की है। ये एक एबिस कालकोठरी है जिसे पार करने के लिए सबसे अच्छी एलीट टीम की जरूरत पड़ती है, तभी उसे पार करने की कोई उम्मीद होती है। फायरबॉल स्पेल हवा में एबिस की शक्ति को जोर जोर से अंदर खींच रहा था और वह उत्तेजना से कांप रहा था। यह महक, अत्याचार, विनाश और दुष्टता से भरी यह महक बहुत शानदार है। फायरबॉल स्पेल पागलों की तरह हंसा। हाँ, इसे कहते हैं कालकोठरी। इससे पहले वाले तो बस बच्चों का खेल थे। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर का खून खौल रहा है। यह नरक से आया बुलावा है। अभी का मूड बहुत ज्यादा उत्साहित। एबिस टाइप के मॉन्स्टर्स को प्लस 200% डैमेज। इस दुनिया में उथल पुथल मचाने वाली स्किल को देखकर वह बस आह भर सका।
दुश्मन जितना मजबूत होगा मैं उतना ही मजबूत हो जाऊंगा, है न? लेकिन 200% ज्यादा डैमेज के साथ भी ये पक्का नहीं है कि मैं एबिस बॉस को हरा पाऊंगा। उसने अपने हाथों से स्नैक्स के टुकड़े झाड़े और शांति से कहा, ठीक है, अब उदास मत हो। जब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है तो हम सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं। शिया किग्युई ने एक गहरी सांस ली और अपने जादुई डंडे को फिर से कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। मिस्टर लिन सही कह रहे हैं, रोने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। सब लोग सुनो, फॉर्मेशन छोटा कर लो और मिस्टर लिन की अच्छी तरह से हिफाजत करो। हम लड़ते हुए अंदर जाएंगे। आगे का रास्ता बहुत ही भयानक था। एबिस में बदलने के बाद मॉन्स्टर्स न सिर्फ उनके स्टैट्स तेजी से बढ़ गए थे, बल्कि हमला करने की उनकी इच्छा भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जिन मॉन्स्टर्स को पहले सिर्फ कुछ फायरबॉल से ही हराया जा सकता था, उन्हें अब कहीं ज्यादा शक्तिशाली हमले की जरूरत थी। सौभाग्य से उसके पर्पल क्लाउड सेट ने एक बहुत ही शानदार कूलडाउन कम करने वाला प्रभाव दिया। साथ ही लिटिल फायर के एबिस टाइप के मॉन्स्टर्स पर प्लस 200% डैमेज बफ ने पूरी टीम को एक रोमांचक लेकिन सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़ने में मदद की और कालकोठरी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचा दिया। उसका लेवल भी बढ़कर लेवल 6 हो गया और बाकी सब भी लेवल 5 तक पहुंच गए। इस समय 10 मीटर से भी ऊंचे एक विशाल काले दरवाजे के सामने शिया किग्युई की आवाज बैठ गई थी। हम पहुंच गए, बॉस अंदर है। लेकिन इससे पहले कि सब लोग दरवाजा खोलते, वह विशाल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे दोनों तरफ खुलने लगा। तुरंत ही एक भयानक दबाव बाहर की तरफ फैल गया। बड़े से हॉल के बीच में सफेद हड्डियों से बने एक सिंहासन पर एक डरावना साया बैठा हुआ था। एबिस विदर्ड बोन नाइट बॉस। उसने एक टूटा फूटा काला भारी कवच पहना हुआ था। हेलमेट के नीचे कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ बैंगनी रंग की आत्मिक आग की 2 लपटें नाच रही थी। उसके हाथ में 2 मीटर लंबी एक बड़ी सी तलवार थी और उसके नीचे नरक की आग में जलता हुआ एक कंकाल वाला घोड़ा था। घुसपैठिए, एक डरावनी भारी आवाज तुरंत पूरे हॉल में गूंज उठी। उस दहाड़ के साथ ही जान से मारने का इरादा सीधा उन पर आ धमका। सिर्फ उसका सामना करने भर से ही झांकाई और लियू वेइवेई को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यहाँ तक कि वे अपने हथियार उठाने की हिम्मत भी खोने वाले थे। हमेशा शांत रहने वाला वांग मेन भी इस समय ढाल पकड़े हुए उसका हाथ भी जोर जोर से कांप रहा था। भले ही यह सिर्फ लेवल 5 का बॉस था, लेकिन वह भयानक एबिस की शक्ति उन सभी मॉन्स्टर्स से कई गुना ज्यादा डरावनी थी जिनका उन्होंने अब तक सामना किया था। लेकिन फायरबॉल स्पेल बहुत ज्यादा उत्साहित था। इसे कहते हैं असली दुश्मन। मुझे उससे जाकर मिलने दो। शिया किग्युई ने अपने दिल में डर को दबाने की कोशिश की, अपना जादुई डंडा घुमाया और जोर से चिल्लाई, डरो मत, ये सिर्फ लेवल 5 का है। हमारे साथ मिस्टर लिन है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीतने का कोई मौका नहीं है। वांग मेन, आगे जाकर उसे रोको। मिस्टर लिन, तैयार हो जाओ। लेकिन उसके शब्द खत्म होने से पहले ही उसे अपना हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक सर की आवाज के साथ एक नारंगी लाल रंग का साया सीधे सबके पास से गुजरा और सिंहासन पर बैठे विदर्ड बोन नाइट की तरफ तेजी से भागा। एक जोरदार धमाके की आवाज तुरंत पूरे खाली हॉल में गूंज उठी। अतल श्रेणी के दानवों पर 200% अतिरिक्त डैमेज के खौफनाक असर के कारण इस आग के गोले की शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। निशाना लगा, जहां काई का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। धूल छटी, आग भी धीरे धीरे बुझ गई। फिर भी कंकाल योद्धा अपनी राजगद्दी पर वैसे ही बैठा रहा, यहाँ तक कि उसकी मुद्रा में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। उसके शरीर के चारों ओर एक पारभासी ढाल जिसमें से अजीब बैंगनी रोशनी निकल रही थी, एक ठंडी चमक बिखेर रही थी। पिछला हमला उस ढाल पर एक छोटी सी दरार भी नहीं डाल सका। फायरबॉल स्पेल हैरान रह गया। फायरबॉल स्पेल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी रक्षा नहीं तोड़ सका। यह मेरा 200% अतिरिक्त डैमेज वाला क्रोधित हमला था। ये तो सच में बकवास है। कंकाल योद्धा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी 2 आत्मा लपटों में साफ तौर पर मजाक का भाव था। उसके तुरंत बाद वह उछलकर खड़ा हुआ और अपने युद्ध अश्व की पीठ पर कूद गया। घोड़े के पेट पर जोर से लात मारकर नीली पाताल अग्नि को साथ लिए वह सीधे सबकी ओर बढ़ा। जमीन कांप उठी। सावधान वांग मेन, उसे रोको। जिया किंग्यू ने तुरंत जोर से आदेश दिया। मैं तुझसे अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। पर्वत की तरह चल। वांग मेन की आंखें खून से लाल हो गईं। उसने एक दहाड़ लगाई, अपनी विशाल ढाल को जमीन की दरार में दे मारा और उसका पूरा शरीर मिट्टी जैसी पीली रोशनी से धधक उठा। अगले ही पल वह 5 मीटर लंबी विशाल तलवार जोर से ढाल पर टकराई। केन फच, वांग मेंग अपनी ढाल समेत हवा में उछल गया। हवा में ही उसने मुंह भरकर खून उगला
और आखिर में 10 मीटर से भी ज्यादा दूर एक दीवार से जा टकराया। वांग मेन, लियू वेइवेई चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ी। ये कैसे हो सकता है? लिन साहब का उतना शक्तिशाली आग का गोला भी उसे हिला नहीं सका। जहां काई का चेहरा सफेद पड़ गया। लिन वो टोली के बीच में खड़ा था। वो ज्यादा घबराया नहीं, बस उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। ये तो सच में एक मुसीबत है। लिटिल फायर, रुको मत, उसे मेरे लिए पीछे धकेलो, उसे पास मत आने दो। फायरबॉल स्पेल ने दहाड़ लगाई। क्या मुझे तुम्हारे याद दिलाने की जरूरत है? मैं अभी उससे निपटा नहीं हूँ। बूम! पूरा हॉल पल भर में आग के समंदर में डूब गया। धमाकों की आवाज लगातार गूंज रही थी। फायरबॉल स्पेल और मल्टी स्प्लिट एक्सप्लोसिव फायरबॉल की बारी बारी से हो रही बमबारी के नीचे कंकाल योद्धा लगातार पीछे धकेला जा रहा था। लेकिन जब आग की लपटें शांत हुई तो वह बहती हुई बैंगनी ढाल अभी भी पूरी तरह से सही सलामत थी। लिनमो ने यह नजारा देखा और उसकी आंखें गहरी हो गईं। ऐसा लगता है कि अगर इस ढाल को नहीं तोड़ा गया तो इस बॉस को मारना नामुमकिन है। फायरबॉल स्पेल ने भी गालियां देना बंद कर दिया और उस ढाल को घूरने लगा। फायरबॉल स्पेल गहरी सोच में पड़ गया। क्यों? इतने धमाकों के बाद भी यह टूट क्यों नहीं रही? स्टेटस: गहरी सोच में, लगता है दिमाग उगने वाला है। IQ चरम पर पहुंच रहा है। ज्ञानोदय होने वाला है। लिनमो ने अपनी भौहें चढ़ाई। अध्याय 15, ज्ञानोदय, विस्फोटक ट्विस्टिंग फ्लेम ड्रैगन बुलेट। उस लगातार बमबारी के तहत अंतहीन शॉकवेव ने कंकाल योद्धा को बहुत अपमानित महसूस कराया। उसकी दो नाचती हुई बैंगनी आत्मा लपटें भीड़ के ऊपर से गुजरी और लिनमो पर टिक गई। जाहिर है उसने पहचान लिया था कि उसके सामने मौजूद चींटियों के झुंड में केवल यही किशोर असली खतरा था। बस उसे मार दो तो वह परेशान करने वाली आग की रोशनी गायब हो जाएगी। ठीक नहीं है। जिया किंग्यू अचानक लिनमो के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की एक चमक कौंध गई। वह टीम की कप्तान थी, इस मिशन के लिए जिम्मेदार थी। उसने लिन परिवार से पैसे लिए थे। भले ही वह मर जाए, वह अपने मालिक को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दे सकती थी। जिया किंग्यू अचानक पीछे मुड़ी। उसका खूबसूरत, आमतौर पर शांत रहने वाला चेहरा अब धूल से सना हुआ था। लिन साहब, आप जल्दी भागिए, मैं अपनी जान पर खेलकर इसे रोकूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, एक और विशाल शरीर लिनमो के सामने आ गया। वांग मेंग ने अपनी ढाल उठाए, सिर घुमाकर जोर से चिल्लाया, लिन साहब, मैं इसे रोकता हूँ, तुम जल्दी भागो। अपने दोनों साथियों को यूं बहादुरी से कुर्बानी देने के लिए तैयार देख लिनमो ने बेबसी में एक गहरी सांस ली। उसने सीधे वांग मेंग को पीछे एक लात मारी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? लिनमो ने उन्हें ऐसे देखा जैसे दो बेवकूफों को देख रहा हो। भागकर कहाँ जाएंगे? छिपने की जगह ढूंढेंगे और फिर वहाँ बैठकर भूख से मरने का इंतजार करेंगे। शिया चिंग्युए हैरान रह गई। लिनमो से अचानक ऐसी डांट पड़ने पर उसका दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। लिनमो की आंखों में ठंडक उतर आई और उसने उस कंकाल योद्धा की ओर देखा जो घमंड में किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। इसे मारकर शान से बाहर निकलेंगे। एक बार में ढाल नहीं तोड़ पाए तो 10 बार, 100 बार तोड़ेंगे। इसे खत्म ही कर देंगे। ये सुनकर शिया चिंग्युए थोड़ी हिल गई। सही कहा, लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भले ही हमला करते हुए मर जाएं, वो कोने में दुबककर मरने का इंतजार करने से तो बेहतर है। लिन ठीक कह रहा है। जहाँ काई जो जमीन पर बेजान पड़ा था, वो भी किसी तरह उठकर खड़ा हो गया। भले ही उसके पैर अभी भी बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक पागलपन भरी क्रूरता दिखाई दे रही थी। भाड़ में जाए, मरना तो वैसे भी है, इससे लड़कर ही मरेंगे। लिन, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। वांग मेंग ने भी अपनी ढाल को फिर से कसकर पकड़ लिया। वांग मेंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और दांत पीसते हुए कहा, हम लिन की सुनेंगे, इसे खत्म कर देंगे। थोड़ी ही दूर पर कंकाल योद्धा धीरे धीरे नीचे झुका। उसके नीचे कंकाल का घोड़ा लगातार अपने अगले खुरों से जमीन खुरच रहा था, जिससे आग की चिंगारियां उड़ रही थी। उसके शरीर पर नीली भूतिया आग की 2 लपटें जोरों से जलने लगी। लिनमो ने सबको एक बार फिर से लड़ने के जोश से भरा हुआ देखा और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। और ठीक इसी समय उसके दिमाग में शाओ हुआ को भी इस निर्णायक लड़ाई के माहौल का एहसास हो गया था। फायरबॉल स्पेल बहुत बेचैन हो रहा था। वो जानता था कि उस रक्षा कवच को भेदने के लिए उसे अपनी सारी आग को सिकोड़ना होगा। वो पागलों की तरह चाहता था कि आग के उस विशाल तत्व को बीच में दबाकर उसे एक बिंदु में समेट दे। लेकिन आग का तत्व सच में बहुत ज्यादा उग्र था। जरा सा भी दबाव डालने पर वो फट जाता और चारों तरफ बिखर जाता। उसे स्थिर रखकर कोई आकार देना नामुमकिन था। बेवकूफ कहीं का, उसे घुमाना ही काफी नहीं है क्या? जब घूमने की रफ्तार अपनी हद पर पहुंच जाएगी तो सारी ऊर्जा केंद्र में बंद हो जाएगी और वो टूटेगी नहीं। घूमने की चरम सीमा भेदने की चरम शक्ति देगी, समझे?
लिनमो खुद को कुछ सलाह देने से रोक नहीं पाया। उसके दिमाग में वो छोटा सा आग का गोला जो गुस्से में दहाड़ रहा था अचानक चुप हो गया। फायरबॉल स्पेल ने बुदबुदाया, घुमाना। गोल। उसके उस दिमाग में जो असल में था ही नहीं, जैसे बिजली की एक चमक कौंध गई। फायरबॉल स्पेल तत्वों को व्यवस्थित करने का एक नया तरीका निकाल रहा था। फायरबॉल स्पेल खुशी से पागल हो गया। हाँ, जीनियस, तेरा बाप सच में एक जीनियस है, मुबारक हो। फायरबॉल स्पेल ने खुद ही सोचकर एक उच्च स्तरीय स्किल विकसित कर ली है। एक्सप्लोसिव स्पाइरल फ्लेम ड्रैगन बुलेट शुरुआती एक ही लक्ष्य पर बड़ी मात्रा में आग का डैमेज देता है। कूलडाउन 30 सेकंड। लिनमो ने श्याओ हुआ को इस तरह से एक नई स्किल सीखते हुए देखा और वो मन ही मन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। घुमाना शब्द सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असल में इसे करना बेहद मुश्किल है। आग का तत्व पहले से ही सबसे उग्र तत्व है। उसे पूरी तरह से दबाकर बहुत तेज रफ्तार से घुमाना आसमान छूने जितना ही मुश्किल है। जरा सी भी चूक होने पर अंदर की तात्विक संरचना ढह जाएगी और वो सीधे इस्तेमाल करने वाले के हाथ में ही फट जाएगा। केवल श्याओ हुआ जैसा कोई अनोखा ही, जिसके पास अपनी खुद की चेतना है और आग के तत्व पर लगभग असाधारण नियंत्रण है, केवल उसके एक इशारे पर सैद्धांतिक रूप से असंभव काम को पल भर में पूरा कर सकता है। जब सीख ही लिया है तो इसे आजमा कर भी देख लो। लिनमो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे बंदूक के आकार में बनाया और सीधे कंकाल योद्धा की ओर तान दिया। उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। सुंदरी जिया। एक जादूगर को सिर्फ एओई की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि एक ही झटके में खत्म कर देने वाले वार की भी जरूरत होती है। ये सुनकर जिया चिंग्युए एक पल के लिए रुक गई। एक ही झटके में खत्म कर देने वाला वार। बाकी लोगों ने भी अविश्वास से लिनमो की ओर देखा। क्या इस मिस्टर लिन ने फिर से कोई नई स्किल सीख ली है? क्या स्किल्स ऐसी चीज है जो जब चाहे तब मिल जाती है? इससे पहले कि लोग अपने होश में आ पाते, एक गूंज के साथ लिनमो की उंगलियों के ठीक सामने एक धधकता हुआ आग का गोला बन गया। अगले ही पल वह बड़ा आग का गोला जोर जोर से कांपने लगा और फिर पागलों की तरह घूमने लगा। वूश वूश वूश। आसपास की हवा पलक झपकते ही खींच गई और एक ऐसा भंवर बन गया जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दोहरे प्रभाव के तहत और तेज गति से घूमने के कारण पैदा हुई सेंट्रीपेटल फोर्स से आग का गोला नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ने लगा। मुट्ठी के आकार से वह पिंग पोंग बॉल के आकार का हो गया। जैसे जैसे उसका आकार लगातार बढ़ता गया, आग का रंग भी बदलने लगा। शुरुआती नारंगी लाल रंग से धीरे धीरे गहरे खून जैसे लाल रंग में बदल गया। हालांकि यह आग का सिर्फ एक छोटा सा बिंदु था, लेकिन उसके अंदर छिपी भयानक ऊर्जा ने आसपास की स्पेस को भी पानी की सतह की तरह लहरदार और विकृत कर दिया। हवा का हिंसक झोंका वापस खींच गया, जिससे लिनमो का जादुई चोगा फड़फड़ाने लगा और उसके बाल भी बेतहाशा उड़ने लगे। इसी पल शाओ हुआ की दहाड़ और लिनमो की आवाज एक दूसरे में मिल गई। फायरबॉल स्पेल दहाड़ा, फट जा। उसी समय लिनमो ने हवा में अपनी उंगली को हल्के से भींच लिया। वह गहरे लाल रंग का प्रकाश बिंदु जो अपनी सीमा तक संकुचित हो चुका था, एक कानपुरु सुपरसोनिक धमाके के साथ हवा को चीरता हुआ बाहर निकल गया। तेज गति से घूमने और हवा से घर्षण के कारण आग अपने पीछे एक भयानक घूमता हुआ और फैलता हुआ आग का निशान छोड़ गई। जहाँ से भी वह गुजरी, जमीन पर लगी नीली पत्थर की टाइलें इंच इंच करके टूटने लगी और हवा के हिंसक झोंके से हवा में उछल गई। अलग झपकते ही हुए उस गगनभेदी धमाके ने जैसे सबके कान के पर्दे फाड़ दिए। इस एक ही वार से पूरा हॉल कांप उठा। गहरे लाल रंग की आग की एक लकीर पलक झपकते ही कंकाल योद्धा की बैंगनी ढाल को भेद गई। ढाल टुकड़ों में टूट गई और अनगिनत प्रकाश कणों में बदलकर गायब हो गई और कंकाल योद्धा भी उस जबरदस्त धमाके की लहर से कई मीटर दूर जा गिरा। वह पीछे सफेद हड्डियों के सिंहासन से जोर से टकराया और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। टूट गई, जहां काई को अपनी आंखों के सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अभेद्य बैंगनी ढाल अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हवा में सिर्फ झुलसा देने वाली गर्मी बची थी। जिया चिंग्युए और बाकी लोग भी अपनी जगह पर जम गए थे। एक वार, क्या सच में सिर्फ एक ही वार था? और वो भी आमने सामने की सीधी टक्कर में। एक बिंदु से सतह को तोड़ने की रणनीति का उपयोग करते हुए उसने जबरदस्ती उस ढाल को चकनाचूर कर दिया जिसके सामने वे सब बेबस थे। यह मिस्टर लिन आखिर किस तरह का दैत्य है? जब सब लोग अपनी ही जिंदगी पर शक कर रहे थे, तभी वह बोला, वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? लिनमो ने अपनी अभी भी गर्म उंगलियों पर हल्के से फूंक मारी, फिर सब पर एक नजर डाली। उसकी निगाहें कुछ तीखी थी। जब वह कमजोर है तो उसकी जान ले लो, हमला करो। अगर हम ये स्टेज भी पार नहीं कर पाए तो मैं कार का टायर खा जाऊंगा। कालकोठरी के बाहर बंजर चट्टानी मैदान में एक सुनसान और शांत खाली जमीन।
अब दर्जनों किरणों से जगमगा रही थी, चकाचौंध करने वाली मिलिट्री सर्चलाइटों की, जो उसे दिन की तरह रोशन कर रही थी। पूरी तरह से सुसज्जित सैकड़ों शहर रक्षा सैनिकों ने जल्दी से पीली चेतावनी टेप खींची और कालकोठरी के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सील कर दिया। गड़गड़ाहट जैसी हवा को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। लिन तियानहाओ का विशाल शरीर ऊपर से नीचे गिरा और धड़ाम से सीधे जमीन पर आ गिरा। इस समय उन्होंने ठीक से अपनी वर्दी भी नहीं पहनी थी, बस जल्दबाजी में एक काला लबादा ओढ़ रखा था। उनकी नंगी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। उनकी बाघ जैसी राजसी आंखें अब खून की तरह लाल थीं। उनके बगल में सु युआन की परछाई भी दिखाई दी। हालांकि उनका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उनकी कमर अभी भी सीधी थी। एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य को संभालने वाली एक मजबूत महिला होने के नाते, खासकर ऐसे समय में, वह भीड़ के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकती थी। कमांडर, ये होंग्यू ने जैसे ही उन दोनों को आते देखा, वह तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। हालात कैसे हैं? लिन तियानहाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आवाज भारी थी। ये होंग्यू ने अपने होंठ भींच लिए और रिपोर्ट करना शुरू किया। यंग मास्टर और बाकी लोग लगभग 45 मिनट पहले डिंगोन में दाखिल हुए थे। 10 मिनट पहले डिंगोन पूरी तरह से एबिस बन गया। सु युआन लड़खड़ा गई और धीरे से बड़बड़ाई, ये कैसे हो सकता है? इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यह मो एर के साथ ही क्यों होना था? लिन तियानहाओ ने उस अंधेरे प्रवेश द्वार को घूरते हुए अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींची कि उनमें से कटकटाने की आवाज आई। उनके चारों ओर बिजली पागलपन से नाच रही थी। वहां मौजूद हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि एबिस बने डिंगोन का क्या मतलब होता है। एक बार जब कोई डिंगोन एबिस बन जाता है, तो अगर 24 घंटों के अंदर उसे सफलतापूर्वक पार नहीं किया गया, तो अंदर के सभी राक्षस डिंगोन से बाहर निकल आएंगे, जिससे एक बड़ी तबाही मच जाएगी। लेकिन शुक्र है कि यह सिर्फ एक निचले स्तर का डिंगोन था और अंदर के राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। जियांगहाई शहर की सेना इसे पूरी तरह से संभाल सकती थी। ठीक उसी समय घेराबंदी के बाहर गाड़ियों के जोर से ब्रेक लगने की आवाज आई। कई काली मिलिट्री ऑफ रोड गाड़ियां रुकी और उनके दरवाजे खुले। गाड़ियों में से असाधारण व्यक्तित्व वाले लोगों का एक समूह बाहर निकला। सबसे आगे चल रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक साफ सुथरा सूट और सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और उनके पीछे एक घमंडी भाव वाला नौजवान था। साथ में 4 बेहतरीन साजो सामान से लैस युवा पेशेवर थे, जिनकी निगाहें तेज थीं। लिन भाई, हालात कैसे हैं? उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने लिन तियानहाओ के पास जाकर शांत आवाज में पूछा। लिन तियानहाओ ने सिर घुमाया। उनकी भौहें कसकर तन गई। झाओ ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो व्यक्ति अभी आया था वह लिन तियानहाओ के बराबर का था, जियांगहाई शहर के सिटी डिफेंस कमांडरों में से एक, झाओ ले। और झाओ ले के पीछे खड़ा नौजवान उनका सबसे बड़ा गर्व था, जिसने जागृत की थी एस रैंक की अग्नि तत्व की प्रतिभा, जीनियस फ्लेम मेज झाओ यू। जब इतनी बड़ी घटना हुई है, तो जियांगहाई के सिटी डिफेंस कमांडरों में से एक होने के नाते मुझे तो यहाँ होना ही था। झाओ ले ने अपनी नाक पर सोने के फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर किया। उनकी नजर एबिस बन चुकी डिंगोन के प्रवेश द्वार पर पड़ी। उनकी आंखों में एक जटिल चमक दिखाई दी। एबिस बन गया, 1 लाख में एक की ऐसी संभावना वाकई में बहुत अफसोस की बात है। थोड़ा रुककर झाओ ले ने लिन तियानहाओ की ओर देखा। उन्होंने पूछा, लिन भाई, मैंने अपने माताहतों से सुना है कि उस डिंगोन में फंसी हुई टीम में तुम्हारा बेटा भी है। ये सुनकर लिन तियानहाओ की सांस एक पल के लिए रुक गई। फिर उन्होंने भारी मन से सिर हिलाया। हाँ में जवाब मिलने पर झाओ ले ने आगे पूछा, तो उस टीम की संरचना कैसी है? तुम्हारे बेटे के अलावा और कौन कौन है? उनके लेवल क्या है? उनके साजो सामान कैसे हैं? लिन तियानहाओ एक पल के लिए चुप हो गए। उनके बगल में ये होंग्यू ने उनकी जगह जवाब दिया। यंग मास्टर के अलावा एक ए रैंक का वाटर मेज है, जिसके पास जल तत्व की आत्मीयता है। एक बी रैंक का शील्ड वॉरियर, एक बी रैंक का रेंजर और एक ए रैंक का प्रीस्ट है। डंजन में घुसने से पहले वे सब लेवल 4 पर थे और उनके पास गोल्ड ग्रेड के साजो सामान थे। ये बात सुनते ही झाओ ले ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसके पीछे खड़ा उसका बेटा झाओ यू ताना मारते हुए मुस्कुराया। आखिरकार वो और लिन मो दोनों ही कमांडरों के बेटे थे और बचपन से ही हमेशा उनकी तुलना एक दूसरे से की जाती थी। समय के साथ झाओ यू को लिन मो के लिए कोई अच्छी भावना नहीं रह गई थी। ऐसी टीम के साथ एक मुश्किल एबिस डंजन को पार करना ये सच में नामुमकिन था। तुम पागल हो गए हो बूढ़े लिन, तुम तो हमेशा बहुत चालाक हुआ करते थे, इस बार इतने भ्रमित कैसे हो गए? झाओ ले ने आह भरी। उसकी आवाज में निराशा और अफसोस भरा था। अगर तुम अपने लिन मो के लेवल को बढ़ाने के लिए किसी को ढूंढना चाहते थे, तो तुम्हें बस मुझसे एक बार कहना था। क्या शियाओ यू को टीम का नेतृत्व करने देना इस मिली जुली भीड़ से बेहतर नहीं होता? झाओ ले ने अपना सिर हिलाया।
एक गहरी सांस ली और कहा, इस टीम के साथ मुझे लगता है कि वे पहला कमरा भी पार नहीं कर पाएंगे। उनके बचने की संभावना लगभग शून्य है। यहाँ खड़े होकर हवा का रुख देखकर बातें करना बंद करो। लिन तियानहाओ ठंडी आवाज में चिल्लाया। असल में ये सिर्फ एक सामान्य लेवल अप डंजन दौरा था। किसने सोचा था कि वे एबिस में बदलने की 1 लाख में 1 वाली संभावना से टकरा जाएंगे। झाओ ले, अच्छा आदमी बनने का नाटक बंद करो। लिन तियानहाओ और झाओ ले ने आधी जिंदगी एक दूसरे से मुकाबला किया था और हमेशा, चाहे वो सेना में मिली उपलब्धियां हों या व्यक्तिगत ताकत, उसने हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ा था। अब जब झाओ ले के बेटे का भविष्य उज्जवल था, तो उससे ये कहना कि वह झाओ ले के सामने गिड़गिड़ाए ताकि उसका बेटा लिनमो को लेवल अप करने में मदद करे, यह उसे मारने से भी ज्यादा तकलीफदेह था। इसके अलावा पहले किसने सोचा होगा कि वे एबिस में बदलने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करेंगे। ठीक है, मैं इस बारे में तुमसे और बहस नहीं करूंगा। जब बात इस हद तक आ गई है तो ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। झाओ ले ने लिन तियानहाओ पर एक नजर डाली और उससे ज्यादा बहस करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार इस समय लिन तियानहाओ का बेटा मरने की कगार पर था। अगर उसने उसे सच में गुस्सा दिला दिया तो वह उस पर हमला कर देगा और झाओ ले उसे रोक नहीं पाएगा। खैर, ये सिर्फ एक मुश्किल लेवल का डंजन है। जब डंजन फिर से खुलेगा तब मेरा परिवार शियाओ यू को नेतृत्व करने देगा और उसकी यह लेवल 5 की एलीट टीम अंदर जाएगी। झाओ ले ने अपने पीछे खड़े कुछ नौजवानों की ओर इशारा किया। ये डंजन लेवल 3 से 5 तक सीमित है और वे सब पहले से ही लेवल 5 पर हैं। उन सब ने लेजेंडरी ग्रेड के साजो सामान पहने हुए हैं और वे एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह से काम करते हैं। यही जियांगहाई शहर की एकमात्र शक्ति है जो इस एबिस डंजन को हल कर सकती है। ये सुनकर झाओ यू भी एक कदम आगे बढ़ा। एक एस ग्रेड जीनियस के आत्मविश्वास और घमंड के साथ झाओ यू बोला, अंकल लिन, आंटी सू, कृपया निश्चिंत रहें। हालांकि छोटे भाई मो के बचने की उम्मीद कम है, लेकिन मैं हमेशा तैयार रहूंगा। जैसे ही डंजन रीसेट होगा, मैं सबसे पहले अपनी टीम के साथ अंदर जाऊंगा। मैं अपने हाथों से उस बॉस का सिर काट दूंगा और छोटे भाई मो का बदला लूंगा। ठीक उसी समय सू युआन, जो अब तक चुप थी, ने अचानक अपना सिर उठाया। उनकी लाल आंखों में एक माँ की जिद और हार न मानने वाली भावना चमक उठी। कौन कहता है कि मो जरूर मर जाएगा? सू युआन की आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन वह असाधारण रूप से दृढ़ थी। डंजन अभी तक दोबारा नहीं खुला है, इसका मतलब है कि वे अभी भी जिंदा हैं। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। क्या पता वो न सिर्फ जिंदा बचेगा, बल्कि वह इस एबिस डंजन को भी पार कर लेगा, है ना बूढ़े लिन? सू युआन ने मुड़कर लिन तियानहाओ को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी, मानो अगर लिन तियानहाओ सिर हिला दे तो उनका बेटा सच में जिंदा बच जाएगा। लिन तियानहाओ ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। डंजन पार करना, वो कैसे नहीं जानता था कि यह कितना मुश्किल है, लेकिन इस समय अपनी पत्नी की आंसू भरी आंखों को देखकर वह उस क्रूर शब्द नहीं को कैसे कह सकता था। लिन तियानहाओ ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज भारी हो गई। हाँ, हमारा मुंह जरूर कर लेगा, जरूर कर सकते हैं। लिन तियानहाओ और उसकी पत्नी की बातें सुनकर झाओ ले एक पल के लिए चौंक गया और फिर उसने बेमन से अपना सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं की। एक साधारण जादूगर जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, एक कामचलाऊ टीम के साथ अगाध कालकोठरी को पार करना चाहता है। यह वाकई एक मजाक है। झाओ ले ने अपना चश्मा ठीक किया और मन ही मन हंसा। अगर लिनमो जैसी टीम सच में इसे पार कर लेती है तो आज मैं, झाओ ले, इस फौजी जीप का टायर कच्चा चबा जाऊंगा। अध्याय 17। खाना चाहते हो तो पापा को बुलाओ। कालकोठरी के अंदर इस समय कंकाल योद्धा सफेद हड्डी वाले सिंहासन के मलबे में फंसा हुआ था। अपनी ढाल टूटने के बाद वह कमजोर अवस्था में था। सुनो भाई लिन, जब वह कमजोर है तो उसकी जान ले लो। मैं तुझे गोली मार दूंगा। जहाँ काई दहाड़ा अपना लंबा धनुष खींचते हुए एक के बाद एक तीर बारिश की तरह कंकाल योद्धा पर बरसने लगे। वांग मेन भी अपनी ढाल उठाकर आगे बढ़ा और कंकाल योद्धा की हड्डी वाले घुटने पर जोर से मारा। भले ही नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन बेइज्जती बहुत ज्यादा थी। और उधर जिया किंग्यू, टीम की एक ग्रेट जल जादूगरनी, ने एक गहरी सांस ली और अपना जादुई डंडा घुमाया। गहरे नीले पानी की धाराएं हवा में तेज तीरों में बदल गईं, जो लगातार बॉस की ओर दागे जा रहे थे। जहाँ तक लिनमो की बात है, वह अभी भी नाश्ता करते हुए तमाशा देख रहा था। लिटिल फायर ऑटो किल मोड में चला गया था और पागलों की तरह हमला कर रहा था बॉस पर। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, धमाके से निकली विशाल आग की लपटों ने पल भर में बॉस को निगल लिया। नुकसान की उस लगातार श्रृंखला को देखकर झांग काई और दूसरों की पलकें लगातार झपक रही थी। इसे कहते हैं असली हमला। भाई लिन की तुलना में वे लोग तो बस खुजली कर रहे थे।
पूरी टीम के तूफानी हमलों के तहत उसके सिर के ऊपर लंबी हेल्थ बार, कंकाल योद्धा की हेल्थ बार आंखों से दिखने वाली गति से नीचे जा रही थी। जल्द ही HP 70% से नीचे गिर गया। मलबे के ढेर से एक बेहद गुस्से वाली दहाड़ सुनाई दी। कंकाल योद्धा ने अचानक अपनी विशाल तलवार घुमाई। एक भयानक झटके वाली लहर ने उड़ा दिया वांग मेन को, जो सबसे करीब खड़ा था। ठीक उसके बाद हल्के बैंगनी रंग की वह निराशाजनक पारभासी ढाल एक बार फिर उसके पूरे शरीर पर छा गई। फिर से वही। ये देखकर झांग काई ने तुरंत अपना सिर टीम के पीछे की ओर घुमाया, जहां लिनमो अभी भी आराम कर रहा था। और लिनमो ने भी कोई बकवास नहीं की। उसने अपना हाथ उठाया और एक और शॉट दाग दिया। गहरे लाल रंग की रोशनी की एक बूंद तेजी से लिनमो की उंगलियों पर जमा हुई, सिकुड़ी और घूमने लगी। जाओ। उसकी उंगली हल्के से मुड़ी और एक धमाका हुआ। बिना किसी सस्पेंस के वह गहरे लाल रंग की सर्पिल आग की लकीर एक बार फिर बैंगनी ढाल के आर पार हो गई। वह ढाल जो अभी अभी बनी थी, फिर से तारों की रोशनी की तरह पूरे आसमान में बिखर गई। कंकाल योद्धा ने दर्द भरी चीख निकाली और उसका विशाल शरीर फिर से उड़ गया और जोर से दीवार से जा टकराया। भाई लिन कमाल है, भाई लिन अपराजय है। जहां काई इतना उत्साहित हो गया कि वह उछल पड़ा और धनुष खींचते हुए लगातार नुकसान पहुंचाता रहा। भले ही जिया किंग्यू ने ये हमला एक बार अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई और आराम से खड़े लिनमो पर एक नजर डाली। आग की रोशनी में लिनमो का शरीर और भी सीधा और लंबा लग रहा था। उसके काले बाल गर्म हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। आग की रोशनी और अंधेरे के बीच उसके चेहरे की बनावट और भी ज्यादा साफ दिख रही थी। तलवार जैसी भौहें, सितारों जैसी आंखें, सामने ताई पर्वत के ढह जाने पर भी शांत रहने वाला उसका स्वभाव और उसके असाधारण सुंदर चेहरे ने हमेशा घमंडी रहने वाली स्कूल की सुंदरी जिया किंग्यू का भी अनजाने में ही दिल एक धड़कन के लिए चौंका दिया। क्या यही है एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति का अंदाज? जिया किंग्यू की नजर लिन मो की उंगलियों पर टिकी थी, जिनसे अभी भी नीला धुआं निकल रहा था। एक टॉप की छात्रा होने के नाते वह किसी से भी ज्यादा इस चाल का मूल्य समझती थी। अग्नि तत्व दुनिया में सबसे हिंसक तत्व के रूप में जाना जाता है। अग्नि तत्व को उसकी सीमा तक दबाना और उसे तेज गति से घुमाते रहना, ये सर्पिल ज्वाला गोली तकनीक भले ही एक शुरुआती कौशल हो, लेकिन इसे समझने की कठिनाई बिल्कुल भी किसी हाई लेवल स्किल से कम नहीं है। और तो और इसका डैमेज इसकी मुश्किल के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये सभी प्रोफेशंस में सबसे ज्यादा सिंगल टारगेट डैमेज देने वाली बेसिक स्किल है। यहाँ तक कि हिडन प्रोफेशंस में भी इसके जैसी कोई दूसरी नहीं है। लिनमो, लिन परिवार के छोटे मालिक, आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? इसके बाद की लड़ाई में लगभग कोई सस्पेंस नहीं बचा था। हर बार जब ड्राई बोन नाइट बड़ी मुश्किल से अपनी ढाल फिर से उठाता, उसे दिखावा करने का मौका भी नहीं मिलता। लिनमो की उंगली से निकली एक स्पाइरल फ्लेम ड्रैगन बुलेट उसे चकनाचूर कर देती। ऐसा 3 बार दोहराया गया और ड्राई बोन नाइट का विशाल शरीर धड़ाम से गिर पड़ा, जो काली ऊर्जा छोड़ती सूखी हड्डियों के ढेर में बदल गया। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अबिस ड्राई बोन नाइट लेवल 5 को मार गिराया, प्लस 20,000 एक्सपीरियंस मिला। बधाई हो, आपका लेवल बढ़कर लेवल 7 हो गया है। लिनमो के शरीर पर एक सुनहरी लेवल अप की रोशनी चमकी। हम जीत गए, हम सच में जीत गए। लियू वेवे जमीन पर धड़ाम से बैठ गई, सूखी हड्डियों के उस ढेर को देखते हुए खुशी के मारे रो पड़ी। हाँ, मैं मरा नहीं, मैंने अबिस डिंगोन पार कर लिया। जहाँ काई तो और भी ज्यादा पागल हो गया। वह सीधे वांग मेन को गले लगाने दौड़ा और कूदते चिल्लाते रहा। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली जिया किंग्यू भी इस समय मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। यह एक अबिस डिंगोन है। भले ही यह सिर्फ मुश्किल लेवल का है, लेकिन इसकी वैल्यू उनके अचीवमेंट रिकॉर्ड में एक शानदार उपलब्धि जोड़ने के लिए काफी है। जल्दी देखो क्या गिरा है। वांग मेंग ने ड्राई बोन नाइट के शरीर के ऊपर तैर रही कई रोशनियों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। लिनमो ने बस यूं ही एक नजर डाली, ये देखने के लिए कि कौन से इक्विपमेंट और मटेरियल गिरे हैं। उनमें सबसे कीमती चीज एक गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट थी, लेकिन वह वॉरियर्स के लिए थी और गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट की लिनमो को सच में कोई परवाह नहीं थी। ये चीजें तुम लोग आपस में बांट लो। लिनमो ने उन रोशनियों की ओर इशारा किया और यूं ही अपना हाथ हिला दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, जिया किंग्यू की आवाज गूंजी। नहीं, उसने लिनमो को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। मास्टर लिन, यह नियमों के खिलाफ है। पहली बात, आप बॉस हैं। डिंगोन में गिरी हर चीज जाहिर है कि आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप न होते तो इसे पार करने की तो बात ही छोड़िए, हम अपनी जान भी नहीं बचा पाते। इसलिए हर लिहाज से ये सारी चीजें आपकी ही होनी चाहिए। इतना कहकर जिया किंग्यू ने एक गहरी सांस ली और एक फैसला किया। हम न सिर्फ ये इनाम नहीं ले सकते, बल्कि बाहर जाने के बाद
हम अंकल लिन के दिए हुए किराए के सारे पैसे भी लौटा देंगे। इस टिनगॉन में आपके साथ आकर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है और सीधे 2 लेवल ऊपर भी चले गए। ये हमारे लिए पहले से ही बहुत बड़ा फायदा है। इंसान को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर वाला सजा देता है। जहाँ काई, वांग मेंग और दूसरे लोग ये सुनकर चौंक गए। वो गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट है। ये कहना झूठ होगा कि उनका मन नहीं ललचाया, लेकिन बहुत जल्दी ही। जहाँ काई ने जवाब दिया, कैप्टन सही कह रही हैं, मास्टर लिन, ये सारी चीजें आपकी हैं। बाकी लोगों ने भी एक एक करके अपनी सहमति जताई। लिनमो ने उन पर एक नजर डाली और थोड़ा बेबस महसूस किया। ये कबाड़ सच में उसके किसी काम का नहीं है। आजकल तो मुफ्त में दी हुई चीजें भी कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन जब वे लोग इतना जोर दे रहे थे तो लिनमो ने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। उसने अपना हाथ हिलाया और जमीन पर पड़े सारे इनाम को इकट्ठा करके अपने सिस्टम पैनल के बैग में भर लिया। मॉडल लिनमो को इसे लेते देख शिया चिंगयू ने राहत की सांस ली। उसने उसकी ओर देखा और यूं ही कह दिया, मिस्टर लिन, परसों बड़ी परीक्षा है। तुम्हारी मौजूदा ताकत को देखते हुए तुम राजधानी की तियान लॉन्ग अकादमी में जरूर जा सकते हो। ये कहते हुए शिया चिंगयू की आंखों में तारीफ की एक झलक कौंध गई। वो जगह पूरे ड्रैगन राष्ट्र के सभी पेशेवरों के सपनों का पवित्र स्थान है। सबसे ऊंची अकादमी, वो जगह देश भर के सबसे बड़े प्रतिभाशाली राक्षसों को इकट्ठा करती है। यहाँ तक कि वहाँ के गेट की रखवाली करने वाले गार्ड भी रिटायर्ड उच्च स्तरीय पेशेवर हो सकते हैं। वहाँ से ग्रेजुएट होने वाले छात्र बाद में कम से कम एक शहर के सेनापति के पद से शुरुआत करते हैं। वही इंसानियत की असली रीढ़ है। तियान लॉन्ग अकादमी, लिनमो ने अपनी भौहें चढ़ाई। जो भी हो, बस हॉस्टल और कैंटीन का खाना अच्छा होना चाहिए। सबसे ऊंची अकादमी शायद इतनी बुरी नहीं होगी, है ना? ठीक उसी समय पास खड़े झांग काई ने अचानक बीच में टोका, अरे, मैंने सुना है कि इस बार जियांग हाई शहर कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। उन्होंने शहर के टॉपर के लिए इनाम के तौर पर लावा बीस्ट का एक पूरा दिल तैयार किया है। ये सुनकर वांग मेन के हाथ कांप गए और उसने एक ठंडी सांस खींची। कमाल है, वाकई में कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। लावा बीस्ट तो पहले से ही बहुत दुर्लभ है। बाजार में तो उसके मांस का एक छोटा सा टुकड़ा भी आसमान छूती कीमतों पर बिकता है। और तो और, यह ऐसी चीज है जिसे पैसे से भी खरीदना मुश्किल है। आग के गोले के मुंह से झरने की तरह लार टपकने लगी। मुझे वह चाहिए। लावा बीस्ट का नाम सुनते ही पता चल गया कि यह मेरी पसंदीदा चीज है। और ये तो ऐसी चीज है जिसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। लिनमो ने अपनी ठुड्डी सहलाई। हालांकि उसका परिवार बहुत अमीर है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आखिरकार सिर्फ उसका ही परिवार तो अमीर नहीं है। आग का गोला बेहद लालची हो गया। सुना तुमने, मुझे वह चाहिए। उसे पाने के बाद मैं निश्चित रूप से निषिद्ध मंत्र के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। लिनमो धीरे से हंसा। उसने जानबूझकर इस तुनक मिजाज स्किल को छेड़ने का फैसला किया। चाहिए? अगर चाहिए तो एक बार पापा कहकर दिखाओ। मैं अनिच्छा से जाकर तुम्हारे लिए वह टॉपर का खिताब ले आऊंगा। तुरंत आग का गोला भड़क गया। बदतमीज, मैं एक महान अस्तित्व हूँ जिसका निषिद्ध मंत्र बनना तय है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तुम्हें पापा कहने के लिए कहने की? अच्छा, ऐसा है। लिनमो ने मन ही मन लापरवाही से कंधे उचकाए। तो फिर रहने देते हैं। वैसे भी मैं मुकाबला करने में आलस कर रहा था। इस बार की बड़ी परीक्षा में बस नाम के लिए बैठ जाता हूँ। वैसे भी किसी भी अकादमी में जाना एक जैसा ही है। बस उस दिल के लिए अफसोस है। सुना है कि वह पूरी तरह से अग्नि तत्व के सार से बना है। एक बाइट लेने पर रस से फट पड़ता है। आग का गोला चुप हो गया। आग के गोले ने वो लार नीली जो असल में थी ही नहीं। स्वादिष्ट भोजन के सामने उसका स्वाभिमान बुरी तरह डगमगा रहा था। कुछ सेकंड बाद लिनमो के दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी आवाज गूंजी। आग के गोले ने शर्म और अनिच्छा से फुसफुसाते हुए कहा, पापा, खाना नहीं खाया क्या? लिनमो को और मजा आने लगा। आग का गोला शर्म से गुस्से में आ गया। हद में रहो, मैंने कह दिया ना। ठीक है। लिनमो ने भी छोटे आग को और छेड़ने का मन नहीं किया, इसलिए उसने सबको हाथ हिलाया। चलो चले, दीदी ये इंतजार करते करते सो गई होंगी। हम बाहर चलते हैं। अध्याय 18, कालकोठरी पार करने का रिकॉर्ड तोड़ना। कालकोठरी के बाहर बंजर चट्टानी मैदान में माहौल दम घुटने वाला और भारी था। लिन तियान हाओ की आंखें खून की तरह लाल थी और उनका काला कोट हवा में फड़फड़ा रहा था। सु युआन उनके बगल में खड़ी थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पर कसकर बांध रखे थे। यह मजबूत महिला इस समय सिर्फ एक माँ थी जो अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ झाओ ले कहीं ज्यादा शांत थे।
बीच बीच में वह अपनी कलाई उठाकर अपनी बेहद महंगी पाटेक फिलिप घड़ी पर एक नजर डाल लेते थे। ठीक उसी समय कालकोठरी का तेजी से घूमता हुआ भंवर अचानक एक पल के लिए रुक गया। यह इस बात का संकेत था कि कालकोठरी फिर से खुलने वाली है। लिन तियानहाओ और सु युआन का दिल तुरंत उनकी हलक में आ गया। इस दुनिया में जंगल में एक नारकीय तहखाना फिर से खुल गया तो इसकी केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। या तो अंदर के सभी लोग मारे गए और तहखाना रीसेट हो गया, या फिर इसे पार कर लिया गया है। झाओ ले ने अपनी नाक पर टिके सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर खिसकाया। लगता है कि सब खत्म हो गया, अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। झाओ गु ने अपनी कलाई को धीरे से घुमाया। उसका पूरा शरीर चुनौती के लिए उत्सुक था। वैसे भी इतने बड़े लोगों के सामने अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल रहा है, ये सोचकर ही वह उत्साहित हो रहा था। लेकिन ठीक उसी समय ये होंग यू अचानक चिल्लाई, ऊपर देखो। सभी की नजरें अनजाने में उस दिशा में घूम गईं जिधर उसकी उंगली इशारा कर रही थी। उन्होंने देखा कि 18 सालों से कायम रिकॉर्ड तेजी से धुंधला हो रहा था। वर्तमान उच्चतम रिकॉर्ड 1 घंटा 5 मिनट और 22 सेकंड पार करने वाली टीम शिया किंगयुए। ये कैसे हो सकता है? झाओ ले का चेहरा सुन्न पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह काफी देर तक उसे बंद नहीं कर पाया। उसका बेटा झाओ वो भी उससे कुछ बेहतर नहीं था। वह उस रिकॉर्ड वाली लाइन को हैरानी से घूर रहा था। पार कर लिया, और वो भी रिकॉर्ड तोड़कर पार किया। और तो और ये रिकॉर्ड तब तोड़ा गया जब तहखाना नारकीय बन चुका था, जब लोग इस बड़े झटके से उबर भी नहीं पाए थे। तहखाने का प्रवेश द्वार चमका और कुछ आकृतियां धीरे धीरे उस भंवर से बाहर निकली। लिनमो ने जैसे ही तहखाने से बाहर कदम रखा, वह इस नजारे से चौंक गया। सैकड़ों सैनिक जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, दर्जनों सर्चलाइटें और न जाने कितनी आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। इतनी बड़ी तैयारी क्यों? लिनमो की नजर भीड़ पर से गुजरी और कुछ दूर खड़े झाओ वू के अजीब से चेहरे पर जाकर रुक गई। उसने अपनी भौहें उठाई और आधी अधूरी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। ओहो, यंग मास्टर झाओ भी यहाँ है। रात में घर पर सोने के बजाय आप यहाँ ठंडी हवा खाने आए हैं। क्या बात है, बड़े शौकीन हो। झाओ वू का चेहरा लाल हो गया और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इससे पहले कि लिनमो कुछ और ताने मारता, सुवान दौड़ कर आई। मो एर, उसे अब एक सीईओ के तौर पर अपनी छवि बनाए रखने की कोई परवाह नहीं थी। उसने लिनमो को कसकर गले लगा लिया। उसका आलिंगन इतना मजबूत था जैसे वह उसकी पसलियां तोड़ देना चाहती हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वह एक नारकीय तहखाना था। तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। सुवान रोते हुए बोली और लिनमो की पीठ पर जोर जोर से थपथपाने लगी। खांस खांस। लिनमो का दम घुटने लगा था। उसकी आंखें सफेद पड़ गईं और चेहरा नीला पड़ गया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ की पीठ थपथपाई। राक्षसों के हाथों मरने से पहले वह अपनी माँ के हाथों ही मरने वाला था। अपने बेटे की मदद की गुहार सुनकर सुवान को होश आया और उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया। उसने हड़बड़ी में अपने चेहरे से आंसू पोंछे और फिर चिंता और अपराधबोध के साथ लिनमो को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। माफ करना, मैं ज्यादा भावुक हो गई थी। मुझे देखने दो। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कहीं दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ, एक खरोंच भी नहीं आई है। लिनमो ने लाचारी से अपने हाथ फैलाए और साथ ही यह भी दिखाया कि उसके हाथ पैर पूरी तरह से सलामत हैं। उसी समय लिन तियानहाओ भी बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़े। हालांकि यह लौ हृदयी कमांडर अपनी पत्नी की तरह बेकाबू नहीं हुआ, लेकिन लिनमो के कंधे पर रखा उसका कांपता हुआ बड़ा हाथ उसके अंदर के उत्साह को साफ जाहिर कर रहा था। शाबाश मेरे लड़के, अच्छा हुआ कि तुम जिंदा लौट आए। लिन तियानहाओ की नजरें अपने बेटे को पार कर पीछे से निकल रही शिया किंगयुए और उसके 3 साथियों पर पड़ी। उसकी आंखें वहीं टिक गईं और भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। थोड़ी धूल और थकान के अलावा इन चारों पर किसी गंभीर चोट का एक भी निशान नहीं था। यह क्या हुआ? लिन तियानहाओ ने गंभीर आवाज में पूछा। भले ही उसके बेटे के पास असाधारण सूक्ष्म संचालन की प्रतिभा हो, फिर भी ऐसी परिस्थितियों में अपनी जान बचा लेना ही बहुत बड़ी बात होती। वह अपनी पूरी टीम को बिना किसी खरोंच के बाहर कैसे ला सकता है? शिया किंगयुए ने एक गहरी सांस ली, एक कदम आगे बढ़ाया और लिन तियानहाओ के सामने सिर झुकाया। अंकल लिन, इस बार हम जिंदा बच पाए और नारकीय तहखाने को पार कर पाए, इसका पूरा श्रेय स्टूडेंट लिनमो को जाता है। अगर यंग मास्टर लिन अकेले ही आखिरी बॉस की ढाल को नहीं तोड़ते और 90% से ज्यादा डैमेज का हमला नहीं झेलते तो हम सब वहीं मारे जाते। ये कहते हुए शिया किंगयुए ने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे दोनों हाथों से लिन तियानहाओ के सामने बढ़ाया। अंकल लिन, हम इस मिशन का इनाम नहीं ले सकते। डोंजन में हम किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाए। उल्टे हमने यंग मास्टर लिन के अनुभव का फायदा उठाकर 2 लेवल बढ़ा लिए और हमें रिकॉर्ड तोड़ने का सम्मान भी मिला।
ये पैसे लेना हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज आप इसे जरूर वापस ले लीजिए। पीछे खड़े झांग काई और वांग मेंग भी तेजी से सिर हिलाने लगे। हाँ कमांडर, यंग मास्टर लिन वाकई में कमाल के हैं। उन्होंने अकेले ही सब कुछ संभाल लिया। हम तो वहाँ बस वाह वाह ही कर रहे थे। हमें शर्म आ रही है, हम पैसे कैसे ले सकते हैं। इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर लिन वो शर्म से अपना सिर खुजलाने लगा। उसके गाल थोड़े गर्म हो गए। इतने सारे लोगों के सामने इतनी तारीफ सुनना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आप लोग ज्यादा ही विनम्र हो रहे हैं। उसने जितना हो सके विनम्र दिखने की कोशिश की। मैं उतना भी कमाल का नहीं हूँ, ये तो बस आम बात है, बिल्कुल आम बात। लिन त्यानहाओ ने अपने बेटे के शांत और बेपरवाह अंदाज को देखा। उन्हें वाकई यकीन नहीं हो रहा था। अकेले ही सब कुछ संभाल लिया, और वो भी तब जब डोंजन और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। यहाँ तक कि 18 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनका बेटा, क्या वो सच में इतना काबिल है? लिन त्यानहाओ ने अपने दिल की बेतहाशा खुशी को दबाया, जोर से हंसे और शिया चिंग्युए के दिए कार्ड को सीधे वापस धकेल दिया। इसे रख लो। मैं लिन त्यानहाओ जो पैसे एक बार दे देता हूँ उन्हें वापस नहीं लेता। शिया चिंग्युए का बैंक कार्ड पकड़े हुए हाथ हवा में ही रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। ठीक उसी समय बगल में खड़ी सू युआन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उस कार्ड को वापस उसकी हथेली में रख दिया। शिया बेटा, जब अंकल लिन ने तुम्हें इसे रखने के लिए कहा है तो रख लो। इस बार चाहे मो ए ने कितनी भी मेहनत की हो, अगर तुम लोग आगे बढ़कर उसे सहारा न देते, अगर तुम जैसे टीम के साथियों का भरोसा न होता, तो वो अकेले ये सब नहीं कर पाता। इसके अलावा तुम लोगों ने मो ए के साथ मौत का सामना किया है। इन पैसों को आंटी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझो। इसे ले लो और अपने लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीदना। अपनी हिम्मत वापस लाओ। ये सू युआन की सच्ची आंखों को देखकर शिया चिंग्युए ने आखिरकार सिर हिला ही दिया। उसने बैंक कार्ड वापस ले लिया। तो फिर शुक्रिया अंकल लिन, शुक्रिया आंटी सू। ठीक है, अब यहाँ ठंडी हवा में और मत खड़े रहो। लिन त्यानहाओ बहुत अच्छे मूड में थे। उन्होंने अपने बगल में खड़े एक माथात को हाथ हिलाया। अरे तुम शिया और उसके ग्रुप को पहले घर छोड़ आओ, ज्यादा दूर नहीं। झाओ ले के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। टीम में कोई भी घायल नहीं हुआ? झाओ ले बड़बड़ाया। उसकी आवाज डरावनी रूप से धीमी थी। न सिर्फ मिशन पूरा किया बल्कि टीम में कोई घायल भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? बगल में खड़ा झाओ यू भी उसके साथ बड़बड़ाया। झाओ ले ने ठंडी सांस भरी। जरूर उस बूढ़े लिन त्यानहाओ ने कोई बड़ी कीमत चुकाई होगी और लिनमो को कोई तुरुक का इक्का थमा दिया होगा। ये कहकर झाओ ले की नजर जाने की तैयारी कर रही शिया चिंग्युए पर टिक गई। और हाँ, वो शिया चिंग्युए नाम की लड़की, मुझे वो भी कोई मामूली नहीं लगती। क्या तुम उसे जानते हो? झाओ यू ने अपने पिता की नजरों का पीछा किया और सिर हिलाया। वो पास के यीजोंग हाई स्कूल की ब्यूटी क्वीन है, जिसके पास ए रैंक की जल तत्व की क्षमता है। वो स्कूल में बहुत मशहूर है। अपना क्लास बदलने से पहले, चाहे थ्योरी के नंबर हो या प्रैक्टिकल लड़ाई के सिमुलेशन, वो हमेशा पूरे स्कूल में पहले नंबर पर आती थी। एक ए रैंक की जल जादूगरनी, पूरे स्कूल में पहले नंबर पर। झाओ ले ने अपनी आंखें सिकोड़ी। चलो, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। उसने कार का दरवाजा खोला। अंदर बैठने से पहले वो मुड़ा और अपने बगल में खड़े एक एडजुटेंट को ठंडी आवाज में आदेश दिया, जाओ, उस शिया चिंग्युए नाम की लड़की के बारे में अच्छी तरह से जांच करो। उससे बात करने का मौका ढूंढो। बस इतना कह देना कि इस बार जियांगहाई शहर का चैंपियन का खिताब हमें चाहिए। वो मुआवजे में जो भी कीमत चाहे मांग सकती है। जी कमांडर, एडजुटेंट ने आदेश लिया और चला गया। कार की खिड़की धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई। झाओ ले ने अपने बगल में बैठे बेटे की ओर देखा और उसका लहजा गंभीर हो गया। यू बेटा, इन छोटी मोटी बातों से अपना ध्यान मत भटकाओ। इस बार जियांगहाई शहर के चैंपियन का इनाम लावा बीहमौत का दिल है। तुम्हारे ज्वाला जादूगर के पेशे के लिए ये बहुत जरूरी है। झाओ यू ने अपनी मुठियां भींच ली और उसकी आंखों में जलती हुई आग की लपटें दिखाई दे रही थी। पापा, आप चिंता मत करो। इस बार जियांगहाई शहर का टॉपर का खिताब मैं जरूर हासिल करूंगा। अपने बेटे का ये रूप देखकर झाओ ले का उदास मन भी काफी हद तक हल्का हो गया। आखिरकार मेरे झाओ ले का बेटा है। ताकतवर दुश्मन को देखकर पीछे नहीं हटता, बल्कि लड़ने की और भी ज्यादा जबरदस्त इच्छा जगाता है। यही सही है। केवल भेड़िए जैसी यह वृत्ति ही तुम्हें इस इंसान खाने वाली दुनिया के शिखर पर खड़े होने में मदद करेगी। अध्याय 19, टॉपर का खिताब मैं लेकर रहूंगा। भगवान भी मुझे नहीं रोक सकते। आग का गोला एकदम ढीला पड़ गया। बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर निचोड़ लिया गया है। आग के गोले ने विरोध करना शुरू कर दिया। उस विस्फोटक सर्पिल ड्रैगन बम वाले हमले में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगी।
जल्दी करो, मेरे लिए पहले पेट भरने को थोड़ा फायर ड्रैगन का मांस ढूंढो। जो छोटा आग का गोला पहले घमंडी और दबंग था, इस समय छोटे आग के गोले की आवाज भी बहुत कमजोर हो गई थी। लिनमो ने अपना पेट मला। गुड़ गुड़, वाकई उसे भी बहुत भूख लगी थी। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पूरी गाय निगल सकता हूँ। उसने अपना सिर घुमाकर अपनी माँ सुवान को देखा। माँ, बाकी बातें घर जाकर करेंगे, मैं भूख से बेहोश होने वाला हूँ। क्या पहले कुछ खाने को मिल सकता है? ज्यादा कैलोरी और ज्यादा फायर एलिमेंट वाला कुछ हो तो सबसे अच्छा है। मैं थोड़ी ताकत वापस पाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सुवान तुरंत आक्रामक हो गई। खाना तो खाना ही है, मैं अभी शेफ की टीम को बुलाती हूँ। घर पर 5 स्टार वाले अभी चूल्हा जला देंगे। क्या खाना चाहते हो? फायर ड्रैगन का मांस या गहरे समुद्र के फ्लेम मैरो का सूप? तुम जो भी खाना चाहोगे माँ तुम्हारे लिए ले आएगी। इस समय पास में खड़े लिन तियानहाव ने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहाँ दूर झाओ ले का काफिला गायब हो गया था। रात की हवा से उसका बाहरी चोगा उड़ रहा था। झाओ ले, वो बुढ़ा, अभी उसका चेहरा याद करके गुस्सा आ रहा है। मो एर की कोई खबर भी नहीं थी और वो अपनी पूरी टीम लेकर आ गया था। साफ है कि उसे यकीन था कि हमारा मो एर मर चुका है। उसने सोचा नहीं था कि मो एर इतना जबरदस्त निकलेगा, है ना? आधी जिंदगी एक दूसरे से लड़ने के बाद क्या उसे सच में लगता है कि वो बच्चों के मामले में एक बाजी जीत सकता है? लिन तियानहाव ने ठंडी सांस भरी और फिर लिन मो की ओर देखा। अगर तुम्हारे पास इतनी अच्छी प्रतिभा है और तुम इस तरह आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करते हो तो इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। लिन तियानहाव ने अपना हाथ हिलाया और बड़े जोश के साथ कहा, पापा ने फैसला कर लिया है। आज रात मैं सीधे शहर की रक्षा सेना की स्पेशल यूनिट नंबर 3 को यहाँ भेजूंगा। ये पूरा बंजर चट्टानी इलाका और पास के कुछ लेवलिंग जोन आज रात सब बंद कर दिए जाएंगे ताकि वे तुम्हारे लिए मॉन्स्टर्स को लुभा कर ला सके। वे उन्हें अधमरा कर देंगे और फिर तुम उन्हें खत्म कर देना। आज रात हम घर नहीं जा रहे, पूरी रात लेवल बढ़ाएंगे। बड़ी परीक्षा से पहले उस झाओ यू को अपने पैरों तले कुचलना ही होगा ताकि झाओ ले और उसके बेटे को सबक सिखा सके। लिनमो, जो अभी भी बाद में होने वाली फायर ड्रैगन मांस की दावत के बारे में सोच रहा था, ये सुनते ही एकदम सुन्न हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? पूरी रात लेवल बढ़ाना? मैं अभी अभी एबिस टिंगोन में लड़कर आया हूँ। इतनी मेहनत तो बैल से भी नहीं कराई जाती। जैसे ही लिनमो ने मना करने के लिए अपना मुंह खोला, ये बताने के लिए कि इंसानों को सोना पड़ता है, उसे बीच में ही टोक दिया गया। नहीं, इससे पहले कि लिनमो कुछ कह पाता, सुवान ने लिन तियानहाव का हाथ झटक दिया। उसने घूरकर चिल्लाया, लिन तियानहाव, तुम पागल हो गए हो क्या? मो एर अभी अभी एबिस टिंगोन से जान बचाकर लौटा है। उसकी मानसिक ऊर्जा इतनी खत्म हो चुकी है और तुम उसे पूरी रात लेवल बढ़ाने के लिए कह रहे हो? क्या तुम मेरे बेटे को थकाकर मार डालना चाहते हो, हैं? लेवल बढ़ाना ज्यादा जरूरी है या उसका शरीर? बिल्कुल नहीं, मो एर को अभी घर जाकर सोना होगा। लिनमो ने मन ही मन जोर जोर से सिर हिलाया और अपनी माँ को थम्स अप दिया। सही सही सही, क्या मुझे सोने की जरूरत नहीं है? आग के गोले ने कहा। सोना कैसा? सोना तो सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। आग के गोले ने कहा, दावत में पेट भरने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं वो आग का गोला हूँ जो एक प्रतिबंधित मंत्र बनेगा। बस इतने में ही थक गए? उठो और फिर से शुरू हो जाओ। लिनमो ने छोटे से आग के गोले के आइकॉन को देखा जो स्किल बार पर पागलों की तरह चमक रहा था। उसे बस अपने दिल में बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई। यह नालायक बच्चा शायद ये सच में ऐसा कर सकता है। अगर मैं सच में सोने के लिए घर गया और कहीं जागने के बाद फिर से लेवल बढ़ गया तो मैं इसे कैसे समझाऊंगा? क्या मैं ये कहूँगा, मैंने सबको धोखा दिया, मैं आधी रात को चुपके से लेवल बढ़ाने के लिए बाहर गया था? अगर मुझे पागल नहीं समझा गया तो अजीब होगा। जब लिनमो गहरी सोच में डूबा हुआ था तभी लिन तियानहाव अचानक हंसा और सुवान की ओर मुड़कर धीमी आवाज में बोला, जान, तुम जल्दी मत करो, मैं भी अपने बेटे से प्यार करता हूँ। मुझे ये भी पता है कि मो एर थक गया है, इसलिए मेरा मतलब है हम घर से बड़ा वाला बिस्तर यही ले आएंगे और एक अस्थायी बेस बना लेंगे। स्पेशल फोर्स की टुकड़ी राक्षसों को लुभाने का काम करेगी। राक्षसों को तब तक मारेंगे जब तक कि उनकी जान बस थोड़ी सी न बच जाए और फिर उन्हें मो एर के सामने ले आएंगे। से बस बिस्तर पर आराम से लेटना है, अपनी उंगली थोड़ी सी हिलानी है और आखिरी बार करके काम खत्म कर देना है। सुवान एक पल के लिए रुकी, लेकिन वह अभी भी थोड़ी झिझक रही थी। जंगल का माहौल इतना खराब है, हवा और ओस इतनी ठंडी है, मो एर अच्छी तरह से कैसे सो पाएगा? ठीक उसी समय लिनमो जानता था कि उसे अपना रुख साफ करना ही होगा। अगर इससे बच नहीं सकते तो इसका मजा लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आखिर लेटने के लिए एक बिस्तर तो होगा ही। लिटिल फायर खुद लड़ सकता है। मैं अपना सोने का काम करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लिनमो ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपने हाव भाव बदल लिए। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। पापा सही कह रहे हैं। हालांकि मैं बहुत थक गया हूँ और सच में घर जाकर सोना चाहता हूँ, लेकिन लिनमो ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं लिनमो हूँ, भले ही मेरी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं अपने माता पिता को शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। ये बस थोड़ी नींद कुर्बान करने की ही तो बात है, लिन परिवार के गौरव के लिए। जैसे ही उसने यह बात कही और उसकी दृढ़ आंखों को देखा, सुवान तुरंत हैरान रह गई। उसने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गयी। कितना समझदार बच्चा है। वह साफ साफ इतना थक गया है, फिर भी अपने माता पिता के लिए सम्मान जीतने की खातिर वह अभी भी खास ट्रेनिंग के लिए मेहनत करना चाहता है। मेरा अच्छा बच्चा। सुवान इतनी भावुक हो गई कि उसका गला भर आया और फिर उसके तुरंत बाद उसने एक स्किल बुक निकाली जिसमें से हल्की सुनहरी भूरी रोशनी निकल रही थी। जब तुम्हारे अंदर ये दृढ़ संकल्प है, तो माँ तुम्हें अब और नहीं रोकेगी। यह वह चीज है जो माँ ने आज सुबह खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार की थी। मैंने सोचा था कि जब तुम आज रात घर आओगे तब दूंगी। सुवान ने स्किल बुक लिनमो के हाथ में थमा दी और धीमी आवाज में कहा, यह एक मिट्टी तत्व का स्किल है जिसके बारे में सुबह बात हुई थी, अर्थशील टेक्निक। शायद तुम्हें बहुत जल्द इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए माँ तुम्हें ये पहले ही दे रही है। लिनमो ने वह स्किल बुक ले ली। अर्थशील टेक्निक बेसिक प्रभाव एक तात्विक मिट्टी की ढाल को बुलाता है जो एक निश्चित मात्रा में शारीरिक और जादुई नुकसान को रोकता है। लेवल 10 पर पहुंचने पर मैं एक नया बेसिक स्किल सीख सकता हूं। अभी वह लेवल 7 पर है। एक्सपीरियंस बार भी लगभग आधा भर चुका है। अगर पूरी स्पेशल फोर्स यूनिट लेवल बढ़ाने में मदद करने के लिए आती है, तो शायद एक झपकी लेकर उठने के बाद मैं इसे सीख पाऊंगा, है ना? जब वह समय आएगा और मैं यह अर्थशील टेक्निक सीखूंगा, उम्मीद है कि यह थोड़ा शांत और स्थिर होगा, न कि एक और गर्म दिमाग वाला छोटा भाई। शुक्रिया माँ। लिनमो ने स्किल बुक रख दी। ये देखकर लिन तियानहाओ तुरंत अपने बगल में खड़े सहायक की ओर मुड़ा और आदेश दिया, जाओ पूरी स्पेशल फोर्स यूनिट नंबर 3 को मेरे लिए यहाँ तैनात करो। और सुनो, घर जाकर मो एर के बेडरूम से बिस्तर खोलकर यहाँ ले आओ। रेशम के सारे कंबल भी ले आना। इसके अलावा किचन टीम को भी खबर कर दो। खाना पकाने की सारी सामग्री और औजार ले लो, 10 मिनट के अंदर निकलना है। पास में खड़ा सहायक अफसर यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सावधान होकर जोर से जवाब दिया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। क्या यही अमीर घराना होता है? पूरे बेडरूम को जंगल में ले आए और तो और लेवल बढ़ाने में मदद के लिए राक्षसों को लुभाने के लिए एक पूरी स्पेशल फोर्स कंपनी को भेज दिया। सच में बेहिसाब अमीर हैं। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लिन तियानहाओ पीछे मुड़ा और ये होंग यू को निर्देश दिया, मो एर तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी कमांडर। ये होंग यू ने सावधान होकर सलाम किया। उसकी नजरें तेज थीं। लिन तियानहाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर लिन मो की ओर देखा। तुम्हारे पापा और मम्मी अब वापस जा रहे हैं। याद रखना, अगर तुम सच में बहुत थक जाओ तो थोड़ी देर आराम कर लेना। सु युआन ने भी लिन मो का हाथ पकड़ लिया और हिचकिचाते हुए उसे बार बार समझाया, फिर लगातार पीछे मुड़कर देखते हुए कार में बैठ गई। कार में बैठने से पहले लिन तियानहाओ अचानक पीछे मुड़ा और लिनमो की तरफ जोर से चिल्लाया, बेटा। लिनमो ने धीरे से अपनी छाती पर मुक्का मारा, फिर लिन तियानहाओ की ओर इशारा किया और ऊंची आवाज में जवाब दिया, पापा। इस बार शहर का टॉपर मैं ही बनूंगा। भगवान भी मुझे नहीं रोक सकते। तुमने कहा है। अपने बेटे के आत्मविश्वास और जोश को देखकर लिन तियानहाओ और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उनके चेहरे पर सुकून और गर्व था। लगता है हमारे बेटे का अकाउंट बेकार नहीं हुआ है। ये भगवान कौन है? शायद मो एर का कोई क्लासमेट होगा। अध्याय 20। यंग मास्टर सच में एक देवता है। सोते हुए भी राक्षस मार सकता है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले मैदान पर हवा में एक